अरमान अजीज मेशन में अंदर आता है तो उसकी नज़र सबसे पहले आसिम पर जाती है, जो गुस्से में यहाँ वहाँ टहल रहा था, और उसे देखकर अरमान के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि आसिम कम ही घर रहता था और उसे यूं इतने महीनों के बाद देखकर अरमान के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है और वो उसकी तरफ भागते हुए कहता है, अब्बू। वही उसकी आवाज़ सुनकर अरमान की आंखें और सख्त हो जाती है, और इससे पहले कि वो उसे गले लगा पाता, आसिम गुस्से में उसे घूरते हुए चिल्लाकर कहता है, तुमने मेरी इतनी इम्पोर्टेंट फाइल खराब कर दी, आधा यू स्टूपिड और व्हाट डॉट। उसके यूं इस तरह गुस्से में चिल्लाने पर अरमान के कदम अपने आप रुक जाते हैं और वो डरते हुए उसे देखता है तो आसिम पास में रखी टेबल से एक फाइल उठाकर अरमान के सामने उसके पेजेस निकालकर उसकी तरफ बढ़ाता है, जिससे किसी ने काफी सारे कवर किए हुए थे। उसके किसी ने एक फैमिली की ड्राइंग बनाने की कोशिश की थी, जिसमें एक छोटा बच्चा था, एक औरत और एक आदमी, और साथ में लिखा था हैप्पी फैमिली। आसिम उसे वो तस्वीर दिखाते हुए चिल्लाकर कहता है, तुम्हें अंदाजा भी है कि इतने इम्पोर्टेंट पेपर्स हैं यह, और तुमने अपनी इस स्टूपिड सी ड्राइंग के चक्कर में इसे खराब कर दिया। कल मीटिंग है मेरी, अब क्या दिखाऊंगा उन्हें मैं तुम्हारी ये घटिया डॉट। यकीनन नहीं होता कि तुम जैसा निहायती बेवकूफ लड़का मेरा बेटा है, एक काम ठीक से नहीं होता तुमने। वो इतनी जोर से चीखा था कि अरमान की आंखों से एक के बाद एक आंसू गिरने लगे तो, और वो डर के मारे बुरी तरह कांप रहा था, पर फिर भी वो किसी तरह हिम्मत कर कहने की कोशिश करता है, अब्बू, मैं आप डॉट आपके लिए ग्रीटिंग कार्ड बना रहा था, फादर्स डे आ रहा है ना, इसलिए डॉट मुझे नहीं। चटाक। उसके आगे के शब्द हल्क में ही रह गए, क्योंकि आसिम ने एक जोर का चांटा जो उसे जड़ दिया था। वो गुस्से में दोबारा चीखते हुए कहता है, चुप डॉट, अब ज़बान चलाओगे तुम मेरे सामने डॉट, यही तहजीब है तुम्हारी डॉट। वो आगे कुछ कहता तभी सानिया, जो अभी अभी अपनी ट्रिप से आई थी और उसने सब कुछ देखा था, वो गुस्से में आसिम पर चिल्लाते हुए कहती है, ये क्या तरीका है आसिम डॉट, तुम क्यों मार रहे हो उसे डॉट। आसिम, ये झूठी हमदर्दी अपने पास रखो और कुछ तहजीब और अदब सिखाओ, इसे बस ज़बान चलाना आता है। सानिया, सिर्फ मेरा ही बेटा नहीं है, तुम्हारा भी है, तुम सिखा लो, सब कुछ सिखाने का ठेका मैंने नहीं लिया, इसलिए मेरा सिर खाने की जरूरत नहीं है, समझे। उसने भी गुस्से में पलटकर कहा, और फिर क्या दोनों की झड़प फिर से शुरू हो गई। जब से शादी हुई थी यही होता आ रहा था। आसिम तो इस कद्र जालिम हो गया था, मल्टीपल अफेयर्स रखना, शराब पी कर आना और अपना गुस्सा मासूम से अरमान पर निकालना, और सानिया के भी यही तेवर थे, आए दिन फ्रेंड्स के साथ फॉरेन ट्रिप्स, किटी पार्टीज, क्लबिंग, शॉपिंग, इन सब में वो दोनों ही अरमान को बिल्कुल भूल चुके थे। सलमान जू और सलमा जी थोड़ा बहुत ध्यान देते थे उस पर जो अफेक्शन, अटेंशन और केयर की जरूरत एक बच्चे को होती है, वो उसे नहीं मिल पाती थी। उसकी इस अंधेरी सी जिंदगी में सिर्फ एक दिया था, और वो था अहद। सानिया और आसिम के यूं चीखने चिल्लाने पर वो चुपचाप सिर झुकाकर अपने कमरे की तरफ चला जाता है, और कमरे में पहुंचकर अपना बैग वहीं रखकर अपने बेड के नीचे जाकर छिप जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। जो बचपन जहाँ खुशियाँ होती है, यादें होती है, नादानियाँ होती है, शैतानियाँ होती है, वहाँ उसके लिए सब कुछ सिर्फ एक अजाब था, एक दर्दनाक हिस्सा और खौफ का आलम। वो यूं ही रोते हुए कहता है, अरमान को कोई प्यार नहीं करता, अम्मी अब्बू बुले हैं डॉट, सब बुले हैं। क्या अरमान इतना बुला बच्चा है जो सब उसे परेशान करते हैं, स्कूल में भी सब मुझे बुली करते हैं, कोई मुझको क्यों नहीं देखता। सिर्फ अरमान के पास अहद है डॉट, बस वो मेरा ख्याल रखता है, मुझे प्यार करता है, बाकी सब बुरे हैं डॉट। वो यही कहते कहते और जोर जोर से सिसक रहा था। ठीक तभी फोन की घंटी बजती है और वो आहिस्ता से बेड के नीचे से निकलकर बाहर आता है तो उसकी नज़र अपने बेड पर रखे फैन पर जाती है। ये फोन सानिया ने कुछ महीने पहले उसे दिलाया था ताकि वो इसमें गेम खेलता रहे और उसे परेशान ना करें। वो खुद में इस कद्र को गई थी कि उसे इतना भी नहीं पता कि इतने छोटे बच्चे के लिए फोन कितना खतरनाक होता है, पर अगर इतनी जिम्मेदारी समझी होती तो मसला कहाँ था। वही फोन की रिंग सुनकर अरमान अपने आंसू पोंछकर जल्दी से फोन के पास जाता है। उसे पता था ये किसका कॉल है, और फोन उठाकर
जल्दी से उसे पिक कर कान के पास लगाता है तो दूसरी तरफ से अहद की आवाज आती है, तुम पहुंच गए ना घर डॉट। उसकी आवाज सुनकर ही अरमान की आंखें फिर आंसुओं से भर जाती है और वो जोर जोर से रोने लगता है। वही उसकी रोने की आवाज सुनकर अहद फिक्र के साथ पूछता है, क्या हुआ अरमान डॉट? तुम ठीक हो ना डॉट? किसी ने कुछ किया क्या तुम्हारे साथ डॉट? बोलो मुझे, मैं उसकी इतनी पिट्टी करूँगा कि नानी याद आ जाएगी। अरमान रोते हुए, अब्बू ने फिल्माला मुझे और बोला कि मैं बेवकूफ हूँ और मुझे किसी की रिस्पेक्ट करना भी नहीं आती। क्या मैं सबसे बुरा हूँ अहद डॉट? करते करते वो फिर से जोर जोर से रो रहा था और उसके रोने की आवाज दूसरी तरफ साफ सुनाई दे रही थी, जिसे सुनकर अहद का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। मतलब हिम्मत कैसे हुई किसी की कि वो उसके बेस्ट फ्रेंड को कुछ कहें, पर फिलहाल उसे अरमान को शांत करना था। इसलिए वो कहता है, थोड़े बेवकूफ तो हो डॉट, पर वो रिस्पेक्ट वाला पार्ट बिल्कुल गलत है। उसकी बात सुनकर अरमान मुंह बनाते हुए कहता है, कितने बुले हो तुम, मेरे बेस्ट फ्रेंड होकर ऐसा बोल रहे हो डॉट। अहद मुस्कुराते हुए, अब तुम्हें खुश करने के लिए झूठ थोड़ी बोलूंगा, जो सच है वो है बेवकूफ तो तुम हो। अब देखो अभी तुम्हारी नाक बह रही होंगी डॉट। उसकी बात सुनकर अरमान को एहसास होता है कि वाकई ज्यादा रोने की वजह से उसकी नाक बह रही हैं। तो वो अपनी नाक रुमाल से पोंछते हुए कहता है, नहीं तो डॉट मेरी नाक नहीं बह रही। अहद, अच्छा डॉट, फिर रो तो तुम पक्का रहे होंगे डॉट। अरमान जल्दी जल्दी अपने आंसू पोंछते हुए, नहीं मैं रो भी नहीं रहा। अहद, तो फिर कुछ खाया तो तुमने पक्का नहीं होगा डॉट। इस बार वो कुछ नहीं कह पाता क्योंकि एक थप्पड़ के अलावा उसने वाकई कुछ नहीं खाया था। उसे यूं खामोश देखकर अहद कहता है, अब खाना खाओ और ज्यादा मत सोचो, यू आर द बेस्ट। इतना कहकर वो फोन काट देता है और उसके फोन काटने के बाद अरमान के चेहरे पर भी मुस्कान थी। यही खुशी तो थी जो अहद में उसे मिलती थी। उसका परिवार था, वो उसका बेस्ट फ्रेंड नहीं, बेस्टेस्ट फ्रेंड। इधर अहद फोन रखकर वही सोफे पर बैठ जाता है और अरमान के बारे में सोचने लगता है। वो वाकई परेशान था उसके लिए, तभी हाशिम वहां आता है और अहद को यूं उदास देखकर उसके बगल में बैठकर उसे अपने सीने से लगाते हुए पूछता है, क्या हुआ मेरी जान को, वो इतना सैड क्यों है डॉट। उसके टंच को महसूस कर अहद कसकर हाशिम को गले लगाते हुए कहता है, डैडी डॉट, यू नो अहद का बेस्ट बडी है ना, उसके डैडी मेरे डैडी की तरफ अच्छे नहीं है, ही इज अ मॉन्स्टर, वो उसकी पिट्टी लगाते हैं। और उसकी मम्मी भी एक बैडी है, वो भी उसको प्यार नहीं करती। अभी भी उसका कॉल आया था एंड हिज डैड स्लैप्ड हिम। कहते कहते उसकी आंखें नम हो गई थी, वो वाकई सैड लग रहा था। ये देखकर हाशिम प्यार से उसका माथा चूमते हुए कहता है, तो क्या आप चाहते हैं कि हम उसकी हेल्प करें डॉट। अहद, मैं कहता हूँ डैडी, बट ही डजंट वांट इट डॉट। वो अपने पेरेंट्स को बहुत प्यार करता है, पर उसके पेरेंट्स उसको प्यार नहीं करते, खासकर उसके मोस्टर डैडी। हाशिम, बेबी, कुछ बैटल्स हमें खुद लड़ना होता है और ये बैटल भी उसका अपना है, पर आप कभी उसे अकेला मत छोड़ना और उसका खूब ख्याल रखना, ओके डॉट। बाकी जब हम मस्जिद जाएगा उसके लिए दुआ करेंगे, बिकॉज अल्लाह कैन फिक्स एनीथिंग डॉट, गॉट इट डॉट। उसकी बात सुनकर अहद खुश होते हुए हाशिम का गाल चूमता है और वहां से लाइबा के कमरे में खेलने के लिए चला जाता। और हाशिम की भी एक मीटिंग थी, इसलिए वो स्टडी की तरफ बढ़ जाता है। इधर अहद कमरे में पहुंचकर वही बिछी शाही कालीन पर बैठ जाता है और अपनी टॉय कार्स के साथ खेलने लगता है। वो अक्सर यही खेलता था और खेलते हुए लाइबा से बातें भी करती डॉट। अहद अपने खिलौनों से खेल रहा था, उसे खेलते हुए काफी वक्त हो चला था। वो अभी भी लाइबा के कमरे में ही था, पर उसका सारा ध्यान खेलने में ही था। तभी उसे ऊपर चल रहे फैन का ख्याल नहीं रहा, जो अजीब अजीब सी आवाजें कर रहा था और आवाज करते करते ही वो पंगा अचानक से हिलने लगा। वही लाइबा अभी भी खामोशी से बेड पर लेटी थी, पर अचानक उसकी कलाई से जो तार वही लगे मॉनिटर में कनेक्ट था, वो अजीब अजीब सी आवाजें करने लगा। उसकी सांसें अचानक तेज होने लगी थी और हार्ट ब्रेक तेजी से फ्लक्चुएशंस शो करने लगा था। तभी अचानक से उसकी हाथ की कुछ उंगलियों में हलचल हुई और धीरे धीरे उसकी सांसों की आवाज और तेज होने लगी। उसकी बॉडी, जो पिछले 3 सालों से शांत थी,
उसमें मूवमेंट होने लगा था और अगले ही पल अचानक से उसकी आंखें खुली। 3 साल बाद यूं अचानक आंखें खोलने पर जो तेज रोशनी उसकी आंखों में पड़ी थी वो इस कद्र तेज थी कि वो दोबारा तुरंत आंखें नहीं खोली पाई और करीब 10-12 मिनट बाद उसने फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोली। उसका माइंड अभी भी सुन था, बस एक आवाज थी जो उसे बार-बार सुनाई दे रही थी, जैसे कोई स्क्रू खुल रहा हो। उसकी आंखें खुल चुकी थी पर माइंड काम नहीं कर रहा था। वो अभी भी बेड पर लेटिन चारों तरफ नजरें घुमाते हुए सब कुछ समझने की कोशिश कर रही थी। तभी उस स्क्रू की आवाज और तेज हुई और उसका ध्यान ऊपर लगे पंखे पर गया जो कभी भी नीचे गिर सकता था, जिसे देखकर वो घबराई नहीं, बस उसे देखती ही रही। वो अभी भी कुछ समझ नहीं पा रही थी। तभी उसके कानों में एक और आवाज पड़ी और यह आवाज इतनी प्यारी थी कि जैसे कानों में मिश्री घोली हो। यह किसी बच्चे की आवाज थी। उसने उस आवाज की तरफ नजरें करी तो एक 4-5 साल का बच्चा जमीन पर बैठा खेल रहा था। उसकी पीठ उसकी तरफ थी और उसके सिर के ठीक ऊपर पंखा था जो किसी भी पल गिर सकता था। वो एक टक उस बच्चे को देख रही थी। तभी अचानक वो पंगा गिरने को हुआ, पर इससे पहले वो पूरी तरह गिरता लाइबा बेड से उठी और ना जाने उसमें कहाँ से इतनी जान आ गई। वो तुरंत उठकर अपने लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ उस बच्चे के पास गई और उसे गोद में लेकर एक कदम ही आगे बढ़ी कि तभी एक धम की आवाज के साथ वो पंखा ठीक उसी जगह गिरा जहां वो बच्चा बैठा था। सिर्फ कुछ सेकंड ने आज किसी की जान बचाई थी। कहते हैं ना, अगर अल्लाह चाहे तो तुम पर गिरने वाले अंगारे फूल में तब्दील हो सकते हैं। आज वही हुआ था। इधर हाशिम जो कमरे की ही तरफ आ रहा था, इतनी भयानक आवाज सुनकर वो तेजी से अंदर आता है, पर कमरे में दाखिल होने से पहले ही कदम दरवाजे पर ठहर जाते हैं। लाइबा की गोद में अहद था और वो उससे बुरी तरह किसी बेबी पांडा की तरफ चिपका हुआ था और उसकी मोहब्बत उसके सामने बिल्कुल ठीक खड़ी थी। पूरे 3 साल बाद वो उसे यूं अपने सामने देख रहा था। 3 साल में कितना वक्त होता है सिर्फ हाशिम करीम जानता था। और अपना इंतजार पूरा होने के बाद उसे यूं देखकर तो जैसे ना तो वो कदम बढ़ा पा रहा था, पीछे ले पा रहा था। उसकी दुनिया जैसे थमी गई थी। वही लाइबा जिसका ध्यान अभी भी पंखे पर था, वो किसी की जानी पहचानी खुशबू महसूस कर कर उसकी तरफ अपनी नजरें उठाकर देखती है। आज एक अरसे बाद दोनों की नजरें मिली थी, पर वो बिल्कुल शांत थी, जैसे सब कुछ नॉर्मल हो, पर हाशिम वो सांस नहीं ले पा रहा था। तभी लाइबा उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए कहती है, देखिए ना करीम साहब, मुलाजिमों को कुछ समझ नहीं है, पंखे वक्त के साथ चेंज किए जाते हैं। अभी ये बच्चा कितनी मुश्किल से बचा है। हद होती है लापरवाही की। वैसे ये बच्चा किसका है? कोई आया है घर? और आपने ये क्या हुलिया बनाया हुआ है? इतनी बियर्ड क्यों बढ़ा रखी है? आपको पता है ना, मुझे नहीं पसंद। और कल तक तो नहीं थी, ये फिर ऐसे अचानक? उसने एक के बाद एक सवाल किए। वही उसके सवालों ने हाशिम को हैरानी में डाल दिया था। तभी उसे डॉक्टर के कहे शब्द याद आए, इनके होश में आने की कोई गारंटी नहीं है। शायद आज होश आ जाए, या शायद कल, या शायद 1 महीने बाद, या शायद कुछ सालों बाद, या शायद पर होश आने पर ऐसा भी हो सकता है कि वो नॉर्मल हो जाए, या शायद ऐसा भी हो सकता है कि कुछ वक्त के लिए उनका माइंड फ्रीज हो जाए और उन्हें इस एक्सीडेंट के बारे में कुछ याद ही ना रहे। उसके जहन में डॉक्टर के कहें ये 3 साल पुराने शब्द घूम रहे थे। तभी लाइबा जो अब तक बिल्कुल उसके पास आ गई थी, कहती हैं, क्या हुआ आपको? इतना खोए खोए से क्यों लग रहे हैं? वैसे अहद कहाँ है? आपके आगे पीछे तो घूमता रहता है, फिर अब कहाँ है? और अचानक मौसम इतना ठंडा कैसे हो गया? जून में तो कितनी गर्मी। इससे आगे के शब्द वो नहीं कह पाई जब उसकी नजर सामने लगी इलेक्ट्रॉनिक डेट एंड टाइम वॉच पर गई, जिसमें लिखा था 26 सितंबर 2024 इंच। वो थम गई थी। ये तारीख देखकर ऐसा कैसे हो सकता था? क्या अभी कल तक 2021 नहीं चल रहा था? फिर ये 3 साल कब बीते? वो अभी उस तरफ ही देख रही थी। तभी उसकी गोद में उससे चिपका अहद उसके सीने से निकलकर अपने छोटे छोटे हाथों से लाइबा का चेहरा थामता है और रोते हुए कहता, मम्मा, क्या आप अहद बेबी को भूल गई? क्या अहद बेबी अच्छा बच्चा नहीं है? क्या आप मुझको प्यार नहीं करती?
क्या मैंने कुछ गलत किया है? कहते कहते उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू उसके गालों तक जा रहे थे। वही लाइबा की नज़र बस उसके चेहरे पर टिकी थी, जो हूबहू उससे मिलता था। उसका दिमाग सुन्न हो गया था। वो एक झटके में अहद को गोद से उतारती है और हाशिम की तरफ जाकर उसका हाथ झंझोड़ते हुए पूछती है, क्या क्या हुआ है? मेरा अहद कहाँ है? और ये बच्चा कौन है? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? ये घड़ी खराब हो गई है, आपने बदलवाई क्यों नहीं? और कैलेंडर भी चेंज नहीं किया मैं। इससे आगे वो कुछ कहती उससे पहले ही हाशिम आगे बढ़कर उसे असकर अपने सीने से लगा लेता है। यही उसकी जन्नत थी। अपने रब से सिर्फ एक इसी औरत को रोते हुए मांगा था। वो उसे अपने सीने से लगाए हुए ही कहता है, SHHHH। शांत टाइगर, मुझे ठीक से देखने तो दो, तुम्हें महसूस तो करने दो एक बार। फिर तुम्हें खोकर वापस पाया है मैंने। उसकी बात सुनकर लाइबा बेचैनी से उससे दूर होकर चिढ़ते हुए कहती है, क्या कह रहे हैं आप? और अहद कहा है, कुछ पूछ रही हूँ मैं। और ये क्या हाल बना रखा है आपने अपना? हो क्या रहा है? अहद उसकी बात सुनकर रोते हुए ही उसके पैरों से चिपक कर कहता है, मम्मा मैं इधर हूँ। आप मुझको पहचान क्यों नहीं रही? आप गुस्सा हो? अहद बेबी से मैंने क्या किया? लाइबा हैरानी से उस बच्चे को एक नज़र देखकर नमा आंखों से कहती है, क्या हो रहा है? आप कुछ बताइए ना, मुझे कुछ ठीक नहीं हो रहा। मैं कहते कहते उसकी आंखों के सामने कुछ चीजें घूमने लगी थीं। उसका अहद के साथ टिफिन लेकर जाना, फिर वो एक्सीडेंट, बूम। उसकी आंखों के सामने सारा इंसिडेंट दोबारा घूम गया। उसे सब कुछ याद आ गया था और वो थम गई थी, आंखें नम थी। जो अहद पर जमी हुई थी, धुंधला धुंधला सा सब कुछ याद आ गया था उसे। एक के बाद एक आंखों में आंसू बह रहे थे। अब समझ आ रहा था उसे कि क्यों उसे इस बच्चे की शक्ल जानी पहचानी लग रही थी, क्यों इस बच्चे की छुअन उसे सुकून दे रही थी। तभी वो अभी उसे देख ही रही थी कि तभी उसे महसूस किया कि कुछ देर पहले ही वो पंखा अहद पर गिरने वाला था। ये एहसास होते ही वो तुरंत उसे गोद में उठाकर अपने सीने से लगा लेती है और रोते हुए कहती है, मेरा बच्चा। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। मेरा बच्चा। खुदा की कुदरत भी क्या खूब थी। उसे होश भी आना था तो आज यकीनन खुदा और उसके रसूल के बाद जो मोहब्बत सबसे अव्वल होती है, वो एक माँ की मोहब्बत है। वो होश में नहीं थी, पर जिस वक्त उसे होश आना था वो लिखा हुआ था। शायद अगर उस दिन उसका एक्सीडेंट ना हुआ होता तो आज वो इस कमरे में ना होती और ना ही अहद को बचा पाती। कहते हैं ना कि खुदा ने हमारे लिए सब कुछ लिख रखा है, बस वो सब हमें अता सही वक्त पर होता है। और आज वो वक्त था जब खुदा को दिखाना था कि एक माँ की मोहब्बत होती क्या है। वो अहद से दूर होकर उसके चेहरे को बारी बारी हर जगह चूमने लगती है। ये देखकर वो कहता है, मम्मा को अहद बेबी याद आ गया। अब मम्मा गुस्सा नहीं है ना? लाइब उसे देखते हुए, नहीं बच्चा, मम्मा गुस्सा नहीं है। आप तो बहुत अच्छा हो, पर आपकी मम्मा अच्छी नहीं है बेबी। कहते कहते वो फिर रो दी थी। वही उसे यूं रोता देख अहद अपने नन्हे नन्हे हाथों से उसके आंसू पोंछते हुए कहता है, नहीं मम्मा। आप तो बेस्ट हो। मेरी मम्मा वर्ल्ड की बेस्ट मम्मा है। इतना कहकर वो खिलखिलाते हुए उसके गालों को चूम लेता है। वही वो अभी भी उसे देख रही थी। कितना बड़ा हो गया था वो और कितना कुछ मिस कर दिया था उसने। कितना अच्छा था जो वो देख नहीं पाए। उससे ज्यादा बदकिस्मत कौन होगा भला? हाशिम नमा आंखों से लाइबा और अहद को देख रहा था। उसकी जिंदगी, उसकी सांसें, उसका सुकून और उसकी मुस्कुराहट की वजह आज उसके सामने थी। पूरी 3 साल के इंतजार के बाद वो समझ गया था कि लाइबा को सब याद आ गया है। जब लाइबा की नज़र जब हाशिम पर जाती है तो वो और जोर जोर से रोने लगती है और अहद को गोद में उतारकर उसकी तरफ लगभग भागते हुए जाकर उसके सीने से लग जाती है। और हाशिम के आंसू जो आंखों में अभी तक कैद थे, उन्हें जैसे रिहाई मिल जाती है और वो उसके गालों से होते हुए जमीन तक पहुंचने लगते हैं। जब इश्क मुकम्मल होता है तो होठों पर मुस्कुराहट हो ना हो, आंखों में आंसू जरूर होते हैं। और आज हाशिम करीम का इश्क एक बार फिर मुकम्मल हुआ था। वो रोते हुए ही कहती हैं, बहुत इंतजार कराया। ना मैंने आपको, मैं
मैं बहुत बुरी हूं ना। मैं कुछ नहीं कर पाती। मैंने सब कुछ मिस कर दिया। सब कुछ। अहद का पहली बार मम्मा बोलना, उसका पहली बार कदम बढ़ाना, उसका स्कूल का फर्स्ट डे, सब कुछ मिस कर दिया मैंने। हाशिम उसे सीने से लगाकर, तुमने कुछ मिस नहीं किया टाइगर, कुछ नहीं मेरा बच्चा। बस तुम मेरे पास वापस आ गई हो, इतना काफी है। यू बिलोंग्स टू मी लव, बिकॉज यू आर माई यूनिवर्स। इतना कहकर वो अपने होंठ उसके होठों पर रख देता है, और ये देखकर अहद अपने छोटे छोटे हाथों से अपनी आंखें छिपाते हुए कहता है, शेम शेम। अहद ये सब नहीं देख सकता, क्योंकि वो छोटा है। ये कहते हुए वो अपनी उंगलियों के बीच से सब कुछ देख रहा था। 15 बाद अहद गहरी नींद में लाइबा के सीने से चिपका सो रहा था, और लाइबा पर एक टक उसे निहार रही थी। कितना बड़ा हो गया था, वो इस बात पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था उसके लिए। वो अभी अभी सोया था, लाइबा को अपने स्कूल के बारे में बताकर। यह उनका रोज का रूटीन था, वो सारा वक्त उसके साथ बिताता था। अगर अरमान ना होता तो वो स्कूल भी ना जाता, पर स्कूल तो जाना ही पड़ता था। जो 3 गुमनाम साल बीते थे उसका खामियाजा कोई नहीं कर सकता था, पर लाइबा ने सोच रखा था कि वो अपना सारा वक्त अब सिर्फ अहद के साथ ही बिताएंगी, और अभी भी उसने ही उसे कहानियां सुनाकर सुलाया था। वो उसे देख ही रही थी कि तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और हाशिम अंदर आता है। लाइबा का ध्यान अभी भी उस पर नहीं था, पर हाशिम का ध्यान जरूर उस पर था। वो धीमे धीमे कदमों से बेड के पास आकर लाइबा के नजदीक खड़ा हो जाता है, और सोते हुए अहद को देखकर पूछता है, सो गया? उसकी आवाज सुनकर लाइबा नजरें उठाकर उसकी तरफ देखती है, फिर वापस अहद की तरफ देखते हुए कहती है, हाँ अभी अभी सोया है। अपने स्कूल के बारे में बातें कर कर आपको पता है, इतनी खुशी से बताता है सब मुझे कि ऐसा लगता है जैसे कुछ छूटा ही नहीं है मुझसे, पर हकीकत इससे बहुत दूर है। सच तो ये है कि मुझसे ज्यादा बदकिस्मत कोई नहीं होगा, जिस इज्जत मोहब्बत एहतराम अपनेपन के लिए तरसते हुए सारी जिंदगी गुजार दी मैंने, वो जब मेरे हिस्से आया तक मैं कुछ देखने के लिए काबिल ही नहीं थी। कहते कहते उसकी आंखें नम हो गई थी। पिछले 1 हफ्ते में उसे एहसास हुआ था कि काफी कुछ था जो उसने मिस किया था। हाशिम जो खामोशी से उसे सुन रहा था, उसका हाथ पकड़कर कहता है, आओ कुछ दिखाना है तुम्हें। उसकी बात सुनकर वो नासमझी में उसे देखती है, पर हाशिम उसका हाथ मजबूती से पकड़कर उसे उठने का इशारा करता है, तो वो बड़े आराम से उठती है, पर अभी भी वो कमजोर थी। यह देखकर वो उसे ठीक से उठाकर उसके कंधों के इर्द गिर्द अपना हाथ रखता है और उसे सहारा देकर वहां से ले जाने लगता है। वो दोनों उनके कमरे में आते हैं तो लाइबा नासमझी में उसे देखती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे यहाँ क्यों लेकर आया से। हाशिम उसकी नासमझी समझ रहा था, पर उसने कुछ नहीं कहा। वो उसे आराम से लाकर बेड पर बिठाता है और खुद वहां से अलमीरा की तरफ चला जाता है और उसमें से कुछ निकालने लगता है। वही लाइबा बस उसे एक टक देख रही थी। नासमझी में उसे समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है और हाशिम करना क्या चाहता है। तभी हाशिम वापस आता है। उसके हाथ में एक सीडी थी, जिसे लाकर वो बेड के सामने दीवार पर लगी बड़ी सी लेड टीवी में लगाता है और खुद उसके बगल में आकर बैठ जाता है। लाइबा कभी उसे देखती तो कभी टीवी को, पर वो कुछ पूछती तभी टीवी पर एक डेट दिखाई देती है, 10 अगस्त 2021। और कुछ ही देर में एक वीडियो शुरू होती है जिसमें अहद हाशिम की गोद में था और कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, माँ मामा, मम्मा मम्मा मम्मा। वो बार बार मम्मा मम्मा कहकर इस शब्द को दोहरा रहा था और लाइबा नमा आंखों से उसे वीडियो को देख रही थी। तभी कैमरा हाशिम की तरफ होता है और वो कैमरे में देखकर कहता है, हेलो टाइगर। पता नहीं तुम ये वीडियो कम देखोगी, क्योंकि फिलहाल तो तुम गहरी नींद में हो और हम सबको परेशान करना चाहती हो। आज तुम्हें कोमा में पूरे 4 महीने बीत चुके हैं और इन 4 महीनों में एक भी पल नहीं गया जब मैंने और अहद ने तुम्हें याद नहीं किया। पर आज पता है एक और स्पेशल दिन है, क्योंकि आज हमारे अहद ने पहली बार माँ कहा। पर तुम तो सुनने के लिए हो ही नहीं, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। आई प्रॉमिस यू वुडंट मिस एनीथिंग। बाय लव यू। वो वीडियो खत्म हो चुकी थी, पर लाइबा की आंखों से बह रहे आंसू खत्म नहीं हुए थे। तभी एक दूसरी वीडियो शुरू हुई।
जिसमें डेट लिखी थी 1 जुलाई 2022 इंच। उस वीडियो में अहद स्कूल यूनिफॉर्म पहना हुआ था और उसके हाथ में कैमरा था और वो कैमरे को देखकर कहता है, मम्मा देखो मैंने स्कूल ड्रेस पहना है ऑल पता है आज मेला फर्स्ट डे है स्कूल में, पल आप तो अभी भी सो रही हो। कहते कहते वो मायूस हो गया था, तभी हाशिम उसके हाथ से कैमरा ले लेता है और कैमरे में मुस्कुराते हुए कहता है, टाइगर देखा हमारा बेटा कितना बड़ा हो गया है, आज से स्कूल शुरू है। और पता है टीचर ने कहा कि बहुत समझदार है अहद आज उसे कोमा में पूरा 1 साल हो चुका है। अहद तुम्हें बहुत मिस करता है और मैं भी, एंड आई स्टिल लव यू टाइगर मोर देन येस्टरडे। इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म हो जाती है। लाइबा की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे और वो एक टच स्क्रीन की तरफ देख रही थी जहां अब डेट लिखी थी 21 अगस्त 2022। वीडियो शुरू होती है और कैमरा अहद के हाथ में था। वो काफी बड़ा लग रहा था। वो मुस्कुराते हुए कैमरा में देखकर कहता है, अम्मा आपको पता है आज मेरा बर्थडे है और पता है डैडी ने मुझे बहुत सारे गिफ्ट दिए, पर पता है मैंने अल्लाह ताला से क्या गिफ्ट मांगा कि आप जल्दी से उठ जाओ, उसके बाद हम साथ में खूब मस्ती करेंगे और केक भी काटेंगे। तब तक मैं केक नहीं काटूंगा और बर्थडे भी नहीं बनाऊंगा जब तक आप नहीं ठीक होंगे। वो 3 साल का मासूम बच्चा समझदारी से कह रहा था और लाइबा हैरानी से नमा आंखों के साथ अपने बेटे को देख रही थी, जिसमें संजीदगी और समझदारी हाशिम की तरफ से आई थी। और आए भी क्यों ना, वो बाप था उसका। ऐसे ही एक के बाद एक ना जाने कितनी वीडियो चली। किसी में अहद अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में बताता तो किसी में हाशिम कोई और स्पेशल मोमेंट शेयर करता और हर वीडियो पर वो अपने आंसू बहाती। तभी एक और वीडियो शुरू हुआ जिस पर डेट थी 21 मार्च 2023। ये डेट वो बहुत अच्छे से जानती थी। तभी कैमरे में हाशिम दिखा सफेद शर्ट में सराबोर। वो बेहद थका हुआ लग रहा था, चेहरे पर ना नूर था ना सुकून, कुछ था तो सिर्फ थकावट और तकलीफ। वो मुस्कुराते हुए कैमरे को देखकर कहता है, मुबारक हो, आज हमारी 3rd वेडिंग एनिवर्सरी है टाइगर। 3 साल बीत गए पर इन 3 सालों से एक लंबा वक्त तो तुमने बिस्तर पर खामोशी से लेटे ही बिताया है और मैंने इंतजार में कि कम तुम उठकर मुझे गले लगाओगी। जिंदगी ने हमेशा मुझसे मेरे करीबियों को छीना है पर तुम्हें खोने की हिम्मत है ही नहीं। कहते कहते उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। वो अपने आंसू पोंछकर जबरदस्ती मुस्कुराते हुए अपने पास रखी एक वाइन की बोतल उठाकर उसे दिखाते हुए कहता है, देखो तुम्हें पसंद नहीं था कि मैं ये पीऊँ। फिक्र मत करो, पीऊंगा नहीं। खुद से वादा किया था कि हर वो आदत जो मेरी टाइगर को नहीं पसंद बदल दूंगा और बदल भी रहा हूँ। पर मुझे संभालने के लिए, समझाने के लिए, डांटने के लिए और लाड करने के लिए तुम्हारा होना भी तो जरूरी है ना जान। प्लीज बेबी उठ जाओ। कहते कहते वो बिलक बिलक कर रो रहा था और इसी के साथ वो आखिरी वीडियो भी खत्म हो गई थी। पर लाइबा के आंसू खत्म नहीं हुए थे। वो बिना किसी आवाज बस रोए जा रही थी। आंखें हाशिम की भी नम थी। उन दिनों को याद करना उसके लिए आजाब था, जो दिन कभी उसने गुजारे थे। लाइबा आंखों में आंसू लिए उसकी तरफ देखती है और जोर जोर से रोते हुए उसके सीने से लग जाती है। वो इस वक्त कितना बिखरा हुआ महसूस कर रही थी, यह वही जानती थी। उसे यूं रोता देख हाशिम उसे कसकर अपनी बाहों में भर लेता है। वो कुछ कहता नहीं है, बस उसे रोने देता है। 2 दिन पहले ही उसकी बात साइकियाट्रिस्ट से हुई थी लाइबा के हवाले से और उन्होंने यही कहा था कि लाइबा का इस वक्त अपने जज्बात जाहिर करना सबसे ज्यादा जरूरी है। वक्त बीतता गया पर वो चुप नहीं हुई और हाशिम उसे यूं रोता देख वो उसे खुद से जरा सा दूर कर उसके होठों पर अपने होठ रख देता है और उसे किस करने लगता है। इस वक्त लाइबा को शायद उसकी कुर्बत की ही जरूरत थी और वो खुद भी उसकी करीबी से पिघलकर उसे किस बेक करने लगती है। करीब 20 मिनट बाद जब हाशिम को एहसास होता कि लाइबा अब सांसें खींच रही है तो वो उससे दूर होती है और हाशिम उसकी बेक रब कर उसे शांत करता है। और जब कुछ देर बाद वो शांत होने लगती है तो वो उसका माथा हल्का सा चूम कर उससे दूर होते हुए कहता है, अब थोड़ी देर आराम करो, मैं आता हूँ। इतना कहकर वो जाने लगता है कि तभी लाइबा उसका हाथ पकड़कर उसे अपने नजदीक खींचकर कहती है, आज मत जाइए जो वक्त जो पल जो इंतजार आपने सहज कर रखा है
उसे खत्म करने का वक्त आ गया है करीब साहब। कहते कहते वो उसके बेहद नजदीक आ गई थी, पर हाशिम उससे जरा दूर होने की कोशिश करते हुए कहता है, अब अगर रुका तो सब्र टूट जाएगा टाइगर, इसलिए जाने दो। लाइबा उसके होठों के करीब बढ़ते हुए कहती है, सब्र टूटने का ही वक्त है करीम साहब। इतना कहकर वो अपने होंठ उसके सख्त होठों पर रखकर उसे किस करने लगती है, जो बेहद सोफत थी। वही उसके इस एक्शन ने हाशिम को बिल्कुल शॉक कर दिया था, पर वो भी एक मर्द था, अपनी हक हलाल की बीवी के सामने कब तक सब्र करता। इसलिए वो भी खद उसे अपने करीब खींचकर जोर जोर से चूमने लगता है, पर उसकी किस सोफत नहीं थी रफ थी। और किस करते करते कब लाइबा बिस्तर पर थी और हाशिम उसके ऊपर, इस बात का ख्याल ना लाइबा को था ना हाशिम को। जब दोबारा उसे सांस लेने में मुश्किल होने लगती है तो हाशिम उसके होठों को छोड़कर उसकी गर्दन पर चूमने लगता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता कंधे और कोलर बोन पर चूमते चूमते उसके होठ उसके सीने की तरफ जा रहे थे। इस बीच लाइबा का वो नाइट गाउन कब सरक कर उसके कंधों से नीचे हुआ, दोनों को ही एहसास नहीं था। वो उसे किस करते करते बाइट करने लगा था। हर मर्द की अपनी जिस्मानी जरूर होती है, और वो जरूरत बीवी पर आकर खत्म होने लगती है। वो कैसे सब्र करता, वो भी तो मर्द था। लाइबा की सिसकियां कमरे में गूंजने लगी थीं। हाशिम हल्का सा उसके ऊपर से उठकर अपनी टी शर्ट निकालकर कमरे के किसी दूसरे कोने में फेंकता है और दोबारा उसके ऊपर आकर उसे चूमने लगता है। जब उसे एहसास होता है कि अब वो काबू खो रहा है तो वो हल्का सा उससे दूर होकर हांफते हुए कहता है, रोक वो टाइगर, इसके बाद ना वापस लौट पाऊंगा ना रुक पाऊंगा, अभी तुम पूरी तरह ठीक नहीं हो। लाइबा, रोकना ना चाहती हूँ और ना रोक सकती हूँ। ये उसकी मंजूरी थी जिसने उसके अंदर के जानवर को जगाया था। और फिर किया। कुछ ही देर में उन दोनों के कपड़े फर्श पर थे और कमरे में अंधेरा कुछ सुनाई दे रहा था तो सिर्फ सिसकियां। 6 महीने बाद वक्त तेजी से बीत रहा था और लाइबा और हाशिम की जिंदगी में खुशियां एक बार फिर दस्तक दे रही थी। जल्द ही अहद का बर्थडे आ रहा था और लाइबा तो बस उसी की तैयारियों में बिजी थी। इस बार वो कुछ भी मिस नहीं करना चाहती थी, किसी भी कीमत पर। फिलहाल सुबह का वक्त था और अहद स्कूल जा चुका था। लाइबा किचन में लंच की तैयारियां कर रही थी और हाशिम सो रहा था। रात भर मोहब्बत में रंगने के बाद थकान उतारना भी तो जरूरी था। लाइबा की तो आदत थी एक बार उठने पर दोबारा ना सोना, इसलिए वो सुबह उठकर तब से कामों में लगी थी। ऊपर से अगले महीने अहद का बर्थडे था, जिसमें अब मुश्किल से 15 दिन बाकी थे, पर उसे काफी तैयारियां करनी थी। जब काम करते हुए ही उसकी नज़र किचन में लगी घड़ी की तरह जाती है, जिसमें बस बाहर बजने ही वाले थे। यह देखकर वो हैरान होते हुए खुद से कहती है, या अल्लाह, इन्हें बिल्कुल होश नहीं है किसी चीज का। ये सोचते हुए वो गैस बंद करती है और सीढ़ियों की तरफ बढ़ जाती है। और कुछ ही देर में वो अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। वो अंदर जाती है तो कमरे में अभी भी अंधेरा था। ये देखकर वो सबसे पहले उस बड़ी सी खिड़की पर लगे सारे पर्दे हटाती है और वापस बेड की तरफ मुड़ती है तो हाशिम पेट के बल किसी मासूम बच्चे की तरह सो रहा था। उसके माथे पर उसके बाल आ रहे थे और उसने इस वक्त अपनी अपर बॉडी पर कुछ नहीं पहन रखा था। ये देखकर लाइबा के गाल लाल हो जाते हैं। वो बेड के पास जाती हैं और उसके सिरहाने बैठती है तो उसकी नज़र उसके बेक पर जाती है, जिस पर नाखूनों के निशान थे, और इन्हें देखते ही उसके चेहरे का रंग एकदम से गुलाबी होने लगता है। तभी वो हिम्मत कर उसके कंधे पर हाथ रखकर हल्का सा हिलाते हुए कहती है, करीम साहब उठिए। पर उसके बुलाने का कोई असर नहीं होता, बल्कि वो दूसरी तरफ मुंह कर सो जाता है। ये देखकर लाइबा उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहती है, उठिए ना। लंच का टाइम होने वाला है और आपने अभी तक नाश्ता नहीं किया। अहद भी स्कूल चला गया है और आपकी सुबह नहीं हुई अभी तक। चलिए उठिए भी अब। उसके बुलाने पर वो आंखें तो नहीं खोलता, पर आंखें बंद किए हुए ही उसकी कमर के इर्द गिर्द अपनी बाहें बांधते हुए कहता है, ऐसे कैसे? सारी रात नहीं सोने नहीं दिया तुमने, मेरी क्या गलती? उसकी बात सुनकर उसके गाल एकदम टमाटर होने लगे थे, पर वो छूटा गुस्सा दिखाते हुए उसकी बाजू पर हल्का सा मारते हुए कहती है, कितना झूठ बोलते हैं आप। वो आप थे जिसने मुझे सोने नहीं दिया, आपको इल्म भी है कितना दर्द हो रहा है।
मेरी कमर में डॉट पर नहीं, आपको सिर्फ अपनी पड़ी है, और सो ऐसे रहे हैं जैसे बहुत मेहनत की है आपने। हाशिम उसकी बात सुनकर शरारत से मुस्कुराते हुए उसे देखकर कहता है, मेहनत तो की है, अपने बदन पर निशान नहीं देखे तुमने डॉट? लाइबा उसकी बात सुनकर नजरें चुराते हुए कहती है, आपने कुछ देखने लायक छोड़ा है डॉट? अभी तक तो पिछले निशान नहीं गए, और अब ये नए डॉट, आप डॉट ना बहुत बुरे हैं। हाशिम, अच्छा डॉट, तो चलो मैं जब बुरा हुई तो कुछ और बुरा करता हूँ। टाइगर, आफ्टर ऑल आई एम एन आर्टिस्ट एंड यू आर माई कैनवस डॉट। ये कहते हुए वो उसके होठों की तरफ बढ़ता है, तभी उसका फोन बजता है और हाशिम गुस्से में अपने फोन की तरफ देखता है। आखिरकार उसका मूड जो खराब किया था इस फोन ने पर, इससे पहले कि वो अपने फोन को चकनाचूर करता, उस पर अहद के स्कूल के प्रिंसिपल का नंबर देखकर वो तुरंत बेड पर बैठते हुए फोन कान पर लगाता है और दूसरी तरफ से प्रिंसिपल उसे कुछ कहते हैं जिससे उसके चेहरे के भाव एकदम गंभीर और परेशान हो जाते हैं। कुछ देर बाद जब फोन कटता है तो लाइबा, जो इतनी देर से उसके एक्सप्रेशंस को नोट कर रही थी, परेशान होते हुए पूछती है, क्या हुआ, ऑफिस में कोई मसला है क्या डॉट? आप इतने परेशान लग रहे हैं डॉट। सब ठीक है ना? हाशिम बेड से उठकर साइड में पड़ी अपनी शर्ट उठाकर पहनते हुए अहद के स्कूल से कॉल था। कुछ बच्चों के साथ उसकी और उसके दोस्तों की लड़ाई हो गई है, दोनों को चोट आ है, हॉस्पिटल लेकर गए हैं। दोनों को डॉट, अहद को तो ज्यादा चोट नहीं आई पर उसके दोस्त को काफी चोट आई है, उसके भी अम्मी अब्बू को बुलाया है, हमें भी हॉस्पिटल जाना है। उसकी बात सुनकर लाइबा हैरानी से अपनी जगह से खड़ी होकर कहती है, क्या डॉट, मेरा बच्चा डॉट, वो ठीक है ना डॉट? आप क्या कह रहे हैं? हाशिम उसे कंधों से पकड़कर शांत करते हुए, रिलैक्स, प्रिंसिपल ने साफ कहा है कि उसे सिर्फ कुछ खरोंचे आई है, पर फिर भी कुछ टेस्ट करने जरूरी है, इसलिए हमें वहां जाना है, चलो। उसकी बात सुनकर लाइबा जल्दी से हाँ में सिर हिलाती है। इस वक्त वो कितना घबरा रही थी और उसका दिल किस तरह कांप रहा था वो ही जानती थी। हाशिम उसे अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है। इधर सिटी हॉस्पिटल, आसिम और सानिया वार्ड के बाहर खड़े थे और अहद और अरमान अंदर थे। दोनों को ही चेक कर रहे थे। स्कूल के प्रिंसिपल भी वही मौजूद थे, कुछ और के साथ, जिनके साथ अभी अभी आसिम की बहस हुई थी। दरअसल उसकी एक मीटिंग थी, पर प्रिंसिपल के कॉल पर उसे यहाँ आना पड़ा, और सानिया खुद भी किसी किटी पार्टी के लिए जा रही थी, पर उसे यहाँ आना पड़ा। हालांकि दोनों बच्चे ठीक थे, बस अरमान का थोड़ा खून बह गया था। दरअसल हुआ यूं था कि कुछ बच्चे अरमान को परेशान कर रहे थे, और फिर क्या, अजहर की उनसे लड़ाई हो गई। पर वो बच्चे उम्र में बड़े थे और लड़ाई एक हद से ज्यादा ही बढ़ गई। जब डॉक्टर को पता चला तो वो बेहद डर गया। आखिरकार हाशिम करीम की औलाद को चोट लगी थी, और फिर आसिम का भी कुछ नाम तो था ही। आसिम और सानिया अभी वही खड़े थे कि तभी सानिया के पास एक जरूरी कॉल आता है और वो वहां से साइड में चली जाती है। तभी डॉक्टर वहां आकर कहता है, सर, आपके बेटे को खून चढ़ाना होगा डॉट, और हमें खून की जरूरत है। आसिम, मेरा यूनिवर्सल डोनर ग्रुप है और मैं फादर भी हूँ, मेरा मैच कर जाएगा। डॉक्टर, गुड, आप नर्स के साथ चले जाइए, वो मैच करवा लेगी। उसकी बात सुनकर आसिम वही खड़ी एक नर्स के साथ चला जाता है। शायद अब वक्त था सबके सामने सारे सच खुलने का। हॉस्पिटल, आसिम वार्ड के बाहर ही इंतजार कर रहा था। वो अभी अभी ही खून देकर वापस आया था और सानिया अभी तक फोन पर बात कर रही थी। ठीक तभी दादी सलमान जी और सलमा जी भी वहां आते हैं और दादी परेशान होते हुए कहती है, बेटा कैसा है अरमान डॉट? आसिम, डॉक्टर चेक कर रहे हैं, अभी होश नहीं आया, ज्यादा घबराने की बात नहीं है, खतरे से बाहर है, वहां बस थोड़ा खून चढ़ाना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर सब जरा शांत होते हैं, पर अभी भी सब परेशान ही थे। तभी सानिया, जो इतनी देर से फोन पर बात कर रही थी, वापस आकर पूछती है, डॉक्टर ने कुछ कहा डॉट? आसिम चिढ़ते हुए, अपना ये दिखावा बंद करो, जैसे तुम्हें बहुत फिक्र है। अगर फिक्र होती तो यहाँ खड़ी रहती ना, कि फोन पर बात कर रही होती। और हाँ, वैसे भी वो अभी आगे कुछ कहता तभी एक नर्स घबराते हुए बाहर आती है और आसिम को देखकर कहती है, सर, डॉक्टर आपको अंदर बुला रहे हैं, इमरजेंसी है। उसकी बात सुनकर वो हाँ में सिर हिलाकर अंदर जाता है और भी कोई उसके पीछे जाता। तभी नर्स कहती है, नहीं, सिर्फ
उन्हें ही बुलाया है, ज्यादा लोगों की वजह से पेशेंट को दिक्कत होगी, आप लोगों रुकिए। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। इधर आसिम अंदर आता है तो उस अस्पताल के कमरे में 2 बेड लगे हुए थे, एक पर अरमान था और दूसरे बेड पर एक दूसरा बच्चा। बीच में पर्दे के कारण उसे उस दूसरे बच्चे की शक्ल पूरी तो नहीं दिख रही थी, पर पता नहीं क्यों उस दूसरे बच्चे की मौजूदगी से उसके दिल की धड़कनें एकदम से ऊपर नीचे होने लगी थी, जैसे कोई रिश्ता हो उसका। पर वो सब कुछ नजरअंदाज कर अरमान के बेड के पास जाता है, जहां डॉक्टर एक कागज के टुकड़े को बहुत गौर से देख रहे थे। और उन्हें इतनी गौर से उन रिपोर्टों को देखता देख आसिम कहता है, डॉक्टर आपने बुलाया, सब ठीक है ना डॉक्टर उसकी तरफ पलटकर, जी मुझे लगता है आपको समझने में कुछ परेशानी हो गई है। दरअसल अहद पूरी तरह से ठीक है, बस अरमान को थोड़ी ज्यादा चोट आई है, आप चाहे तो अपने बच्चों को लेकर जा सकते हैं। उनकी बात सुनकर आसिम नासमझी में उन्हें देखते हुए कहता है, आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर? मैं किसी अहद को नहीं जानता, मैं अरमान का फादर हूँ, गलतफहमी मुझे नहीं आपको हुई है। उसकी बात सुनकर जरा हैरान होते हुए कहते हैं, ये मुमकिन नहीं है। आसिम मतलब डॉक्टर उसकी तरफ एक रिपोर्ट बढ़ाते हुए कहते हैं, देखिए हमने आपका ब्लड टेस्ट किया है, साफ पता चल रहा है कि आपका ब्लड अरमान के ब्लड से मैच नहीं होता, आपका डीएनए अलग है। अरमान आपका बेटा नहीं है पर अहद आपका ही बेटा है। दरअसल हमने गलती से दोनों का डीएनए मैच कर दिया था आपके साथ, और साफ पता चलता है कि अहद आपका बेटा है, बायोलॉजिकल फादर है आप उसके। और आप कह रहे हैं कि आप अहद को जानते नहीं है, बल्कि अरमान आपका बेटा है, ये तो मुमकिन ही नहीं है। उनकी बात सुनकर आसिम के पैरों से तो जैसे जमीन सरक गई थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी उसके साथ आखिर हुआ क्या ये मुमकिन था। नहीं पर ऐसा हुआ था। वो बेख्याली में ही पर्दे के उस तरफ जाता है जहां एक बच्चा आंखें बंद किए लेटा था, और उसके चेहरे पर नजर पड़ते ही उसके जहन में एक चेहरा आया और लबों पर एक नाम, लाइबा। वो प्रेग्नेंट थी और इस बच्चे की शक्ल हुबहू उससे मिलती थी। एक पल में उसे अपनी सारी जिंदगी झूठी लगने लगी थी, जैसे जिसे वो अपना खून मानता था वो सिर्फ एक धोखा था, और जो वाकई उसका खून था उसके बारे में उसे खबर तक नहीं थी। उसके साथ ये कौन सा मजाक हुआ था? क्या ये मगफतले अमल कर्मा था जो आज उसके सामने था, या फिर उसके गुनाहों का अजर? वो एक टक उस बच्चे को देख रहा था, तभी एक प्यारी सी आवाज वहां गूंजी, अहद। वो ये आवाज जानता था, आज पूरे 5 साल बाद वो इस आवाज को सुन रहा था। ये लाइबा थी। वो भागते हुए अहद के बेड की तरफ आती हैं, और उसके पीछे ही हाशिम भी, और उन्हें देखकर आसिम वही पर्दे की ओट में छिप जाता है। इस वक्त वो किसी के सामने नहीं जाना चाहता था। वही लाइबा की आवाज सुनकर अहद तुरंत उठ जाता है और लाइबा को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, मम्मा आ गई, मम्मा आ गई। लाइबा उसके पास आकर अच्छे से चेक करने लगती है मिशन से हॉस्पिटल का रास्ता। उसे आज कितना लंबा लगा था ये वही जानती थी। हाशिम तो फिर भी शांत था, पर उसका कलेजा जैसे फटा जा रहा था अहद का सोचकर, और उसे अपने सामने ही ठीक देखकर उसकी आंखों से एक के बाद एक आंसू बहने लगते हैं, और वह उसे कसकर अपने सीने से लगाकर अपनी बाहों में भरते हुए कहती है, मेरा बच्चा ठीक हो ना आप? मम्मा कितना परेशान हो गई थी पता है आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था ना बच्चा। उसकी बात सुनकर अहद उसके सीने से लगे हुए ही अपनी प्याली सी आवाज में कहता है, सॉरी मम्मा। पल अहद बेबी की गलती नहीं है, वो बेड बच्चे मेरे दोस्त को माल रहे थे। ऑल डैडी कहते हैं अगर कोई परेशान करे तो उसका मुंह तोड़ देना चाहिए। उसकी बात सुनकर लाइबा चिढ़ते हुए हाशिम को घूर कर कहती है, बेटा रुको, तुम घर जाकर सबसे पहले तुम्हारे डैडी का ही मुंह तोड़ना है, मैंने जो तुम्हें ये सब सिखाते हैं। उसकी बात सुनकर हाशिम बस मुस्कुरा देता है और अहद को अपनी गोद में लेते हुए प्यार से उसका माथा चूम कर कहता है, माय ब्रेव बॉय। पर मेरी जान, मैंने ये भी तो कहा था कि जब भी कोई प्रॉब्लम हो आपको सबसे पहले अपने डैडी को बताना है, और अगर डैडी ना हो तो स्कूल में अपने प्रिंसिपल को बताना है, ना कि खुद लड़ाई करना शुरू कर देना है। ये तो गलत बात है ना। अब देखो आपकी मम्मा मुझे डांट रही है, आपकी वजह से अच्छा लग रहा है आपको? उसकी बात सुनकर वो ना में सिर हिलाता है तो हाशिम आगे कहता है, तो प्रॉमिस करो कि आज के बाद आप कभी भी खुद लड़ाई नहीं करोगे, एटलीस्ट
जब तक ये जरूरी ना हो तो डॉट। उसकी बात सुनकर अहद हाशिम के सीने से लगते हुए कहता है, ओके डैडी डॉट। अब अहद ऐसा नहीं करेगा डॉब, वो अच्छा बच्चा बनेगा। उसकी बात सुनकर हाशिम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वही दूर खड़ा आसिम, जो सब कुछ देख सुन रहा था, उसकी तो हैरानी की हद पार हो चुकी थी। डैडी। जब आसिम ने यह पुकारा तो वो हैरान हुआ था कि लाइबा ने किसे उसका डैडी बताया था, पर हाशिम को देखकर उसके सारे भ्रम टूट चुके थे। और अहद और हाशिम की वो बॉन्डिंग, जिसकी सिर्फ एक झलक उसने देखी थी, उस एक झलक ने उसे तोड़ दिया था। जिंदगी एक बार फिर खुद को जैसे दोहरा रही थी। एक वक्त था जब आसिम ने हाशिम से उसका सब कुछ छीना था, और एक वक्त ये है जब सब कुछ आसिम का होकर भी नहीं है। जिस हवाले से उसने सोफिया से शादी की थी, वो सब कुछ सिर्फ एक झूठ था, और वो इसी झूठ के साए में रहा। यही सब सोचते हुए वो बाहर की तरफ कदम बढ़ा लेता है। इस वक्त वो होश में नहीं था, बल्कि अपने सामने जो हकीकत थी उसे अपनाने की कोशिश कर रहा था, जो उसे एक भ्रम के अलावा कुछ नहीं लग रही थी। एक ही पल में उसका गुरूर टूटकर चकनाचूर हो चुका था। वो बर्बाद हो गया था जैसे, और उसे बर्बाद करने वाला भी वो खुद ही था। उसे बार बार वो रात याद आ रही थी जब लाइबा के साथ उसने जबरदस्ती की थी, और यह उसी रात का नतीजा था जो वो अपनी औलाद से इतना दूर था। यही सोचते हुए वो कमरे से बाहर आता है, और उसे यूं बदहवा सा देखकर सलमान जी पूछते हैं, बेटा क्या हुआ, सब ठीक तो है डॉट। पर आसिम को उसकी आवाज जैसे सुनाई ही नहीं दे रही थी। वो बदहवा सा वहां से चला जाता है। ना उसने कुछ सुना और ना ही कहा। वही घर वाले बस हैरानी से उसे देख रहे थे, पर किसी को क्या पता था कि वो इस वक्त किस दर्द से गुजर रहा था डॉट। पर यह दर्द उसने खुद अपनी किस्मत में लिखा था, अपने कर्मों से। आसिम अपने कमरे में बैठा एक टक सीलिंग को घूर रहा था। उसके पास काफी सारी शराब की बोतलें पड़ी हुई थी, पर इतने नशे के बाद भी उसका जहन जैसे उसका साथ छोड़ चुका था। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था उसे, और वो बस अपने माजी पास्ट की यादों में खोया खुद के अक्स को तलाश रहा था। उसके जहन में इस वक्त सिर्फ एक शब्द था, काश डॉट। काश वो लाइबा के साथ ज्यादतियां ना करता डॉट। काश वो सानिया के साथ रहकर उससे बेवफाई नहीं करता डॉट। काश वो उसे तलाक ना देता डॉट। काश वो उसकी इज्जत करता डॉट। काश वो उसे कभी जाने ना देता डॉट। काश डॉट काश, और सिर्फ काश। उसके दिल में अपनी सगी औलाद के लिए मोहब्बत अभी भी नहीं, बस तकलीफ थी। तो अपने गुरूर को टूटते देखने की गम था, तो खुद को हारता देखने का। और उसे यह मंजूर नहीं था, ना शायद कभी मंजूर होने वाला था। उसे जब लाइबा के प्रेग्नेंट होने का पता चला था, तब उसने उसके किरदार पर शक किया था। पर आज वो खुद अपने उन्हीं शब्दों और सवालों में घिर कर रह गया है। उसका अहम और वजूद उसके सामने टूटकर चकनाचूर हो गया था, और जिंदगी ने उसे इस कदर हराया था कि संभलने का मौका तक नहीं था उसके पास। वो अभी अपने इन्हीं ख्यालों में अपने उस खोए हुए से वजूद को तलाश रहा था कि तभी कमरे का दरवाजा खुलता है, और सानिया गुस्से से बौखलाते हुए उसके पास आती है, और उसे शराब के बीच घिरा पाकर चिल्लाते हुए कहती है, ये सब क्या है आसिम डॉट। कोई गैरत बाकी है भी तुम में या नहीं डॉट। वहाँ तुम्हारा बेटा हॉस्पिटल में था, और तुम यहाँ शराब पी रहे हो। अभी मैं लेकर आई हूँ उसे वापस अकेले डॉट। वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है सिर्फ मेरी एक इतनी जरूरी मीटिंग थी, और तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब चुप क्यों हो डॉट। जवाब दोगे डॉट, या गले से आवाज नहीं निकल रही तुम्हारी डॉट। वो गुस्से में चीख रही थी, और आसिम वो बस एक टक खाली आंखों से उसे घूर रहा था। जब सानिया की बात खत्म होती है तो वो अपनी जगह से उठता है, पर वो अभी भी उससे कुछ कहता नहीं है। वो बस खामोश था, और उसे इस तरह खामोश देखकर सानिया दोबारा चिढ़ते हुए गुस्से में कहती है, तुम्हें मेरी बात समझ भी आ रही है आसिम की मैं क्या कह रही हूँ। वहाँ हमारा बच्चा अस्पताल में था, और तुम इधर आ गए। मुझे समझ नहीं आता कि तुम कब अपनी जिम्मेदारियों को समझोगे। कोई छोटे बच्चे नहीं हो तुम, जिसकी बेबी सिटिंग मुझे करनी पड़े हर बार तुम्हारे इन बहानों से, और तुम्हारी गैर जिम्मेदारियां से परेशान हो गई हूँ मैं। कम से कम कुछ तो शर्म। इसके आगे के शब्द उसकी ज़बान से निकलते उससे पहले ही एक चांटा सीधा उसके गाल पर आकर पड़ा, और वो कुछ कह ही नहीं पाई। ये चांटा आसिम ने मारा था, और सानिया अभी तक इस बात पर यकीन नहीं कर पाई थी, चाहे वो
कितना भी बुरा हो पर आज तक कभी हाथ नहीं उठाया था। उसने उस पर वो बेख्याली में उसे देखते हुए पूछती है, तो तुमने डॉट हाथ उठाया मुझ पर डॉट? आसिम उसे अपनी दहकती हुई आंखों से देखते हुए, हाँ। और ये थप्पड़ मुझे तुम्हें बहुत पहले मार देना चाहिए था, क्योंकि शायद तब ये सब नहीं होता जो आज हुआ। कितनी मतलबी हो तुम। और उसके कहीं ज्यादा नीच और गिरी हुई। झूठ बोला तुमने मुझसे। अरमान ना जाने किसका गंदा खून है डॉट, और तुम उसके खून को मेरे साथ जोड़ रही हो डॉट। डॉट ना जाने कितनी रातें किसके साथ गुजारी है तुमने, और सब कुछ मेरे सिर पर फोड़ दिया। सिर्फ निकाह करने के लिए तुमने इतना बड़ा झूठ बोला डॉट। उस गंदे खून को मेरा नाम दे दिया डॉट। उसकी बात सुनकर सानिया जैसे सन हो चुकी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सच आसिम के सामने आ गया था। वो झूठ जिसकी बुनियाद पर उसने अपना ये घर बनाया था, आज वो झूठ सच से जीत नहीं पाया था, और अब ये घर कभी भी बिखर सकता था। सानिया आसिम के कंधों को पकड़ते हुए हड़बड़ाकर, नहीं डॉटा। आसिम, तुम्हें गलतफहमी हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। अरमान तुम्हारा ही बेटा है डॉट, तुम्हारा और मेरा डॉट, आई स्वेयर। मैं वो आगे कुछ कहती उससे पहले ही आसिम गुस्से में चीखता है, चुप। और खबरदार जो इसके बाद कोई और झूठ कहा तो डॉट वो गंदा खून मेरा कुछ नहीं लगता। मैं अरमान का बाप नहीं हूँ, और ना ही वो मेरा बेटा है, और वो मेरा बेटा हो भी नहीं सकता। वो इस बार इतनी जोर से चीखा था कि सानिया तक बुरी तरह काँप गई थी, पर वो दोनों इस बात से अनजान थे कि दरवाजे के पास खड़ा छोटा सा अरमान, जो कब से सब कुछ सुनने और समझने की कोशिश कर रहा था, उसकी तो जैसे पैरों तले जमीन के खिसक गई थी। ये बड़ी बड़ी बातें उसके समझ से बाहर थी, पर एक बात जरूर उसके सीने पर लगी थी, और वो आसिम का यह कहना कि वो उसका बाप नहीं था। उसकी आंखों से एक के बाद एक आंसू बह रहे थे। वो अपने छोटे छोटे कदमों के साथ दौड़ते हुए आसिम के पास जाता है और उसके पैरों से लिपटकर हुए रोते हुए कहता है, डैडी डॉट, आप ऐसा क्यों कहा रहे हो डॉट? डॉट, अरमान ने गलती की है क्या डॉट? पर मैंने कुछ नहीं किया। स्कूल में गंदे बच्चे मुझे मार रहे थे डॉट, और वो सब बहुत बुले भी हैं, इसलिए मैंने लड़ाई कली पल। अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो प्लीज डॉट, डैडी आई एम सॉरी। कहते हुए वो बिलक बिलक कर रो रहा था, और बेचारा अरमान, उसे तो अभी भी ये लग रहा था कि स्कूल में हुई लड़ाई की वजह से आसिम गुस्सा है, पर उसे तो हकीकत का अंदाजा ही नहीं था। उस नन्ही सी उम्र में इतने बड़े बड़े शब्द कहाँ समझ पाता वो, वजूद, पहचान, परवरिश, औलाद, पराया सगा, ये सब तो उसकी समझ से बहुत बाहर था। पर उसके रोने पर भी अरमान को तरस नहीं आया। वो गुस्से में उसे बुरी तरह झटकता है, जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर जाता है और जोर चिकते हुए कहता है, चुप। खबरदार जो बकवास की तो मैं तुम्हारा डैडी नहीं हूँ, समझे डॉट? और ना ही तुम मेरी औलाद हो, तुम सिर्फ किसी गंदी नाली के कीड़े हो। वो गुस्से में चीखते हुए कहता है, क्या एक पल को भी उसे अंदाजा नहीं था कि उसके शब्द अरमान के दिल पर कितनी अजियतें दे रहे हैं? कितनी अजीब बात है ना, जब उसे पता था कि वो उसका बेटा नहीं है तब वो इस तरह उसे तकलीफ दे रहा था, पर जब उसे नहीं पता था तकलीफ तो वो तब भी देता था। सिर्फ कुछ मिनटों में उनका रिश्ता खत्म हो गया था, पर वह लगाव क्या लगाव भी सिर्फ एक सच से खत्म हो सकता था। नहीं, पर आसिम और अरमान के रिश्ते में लगाव था ही नहीं। उसे कभी अरमान से मोहब्बत नहीं थी, कभी नहीं। आसिम सानिया की तरफ पलटकर उसे उंगली दिखाते हुए कहता है, और तुम डॉट, तलाक के कागज मिल जाएंगे तुम्हें, और देखना कैसे तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बनाता हूँ मैं। इतना कहकर वो जाने लगता है, तभी सानिया रोते हुए उसका हाथ पकड़कर कहती है, नहीं प्लीज नहीं आसिम, तुम मुझे नहीं छोड़ सकते। एक वक्त पर तो मोहब्बत करते थे ना तुम मुझसे डॉट। उसकी बात सुनकर आसिम गुस्से में उसका हाथ झटकते हुए कहता है, मैंने तुमसे कभी मोहब्बत नहीं की सानिया, और तुम जैसे लड़की से मोहब्बत करी भी नहीं जा सकती डॉट, समझी? इतना कहकर वो वहां से गुस्से में चला जाता है। आज फिर एक बार इतिहास दोहराया गया था। एक वक्त था जब लाइबा गिड़गिड़ते हुए गुजारिश कर रही थी कि आसिम उसे तलाक ना थे, और तक सानिया के होठों पर मुस्कुराहट थी, और आज सानिया के साथ वही हो रहा था। वो अभी बदहवास सी खड़ी दरवाजे की तरफ ही देख रही थी कि तभी अरमान, जो अभी तक रो रहा था, हिम्मत कर उसके पास आता है और कहता है,
अम्मी डॉट डैडी मुझसे गुस्सा क्यों है डॉट? क्या वो मेरे डैडी नहीं हैं? उसकी आवाज़ सुनकर सानिया गुस्से में चीखते हुए कहती है, चुप। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे लिए इतने मनहूस होंगे। तुम्हें तो मुझे पैदा होने से पहले ही मार देना चाहिए था। आज तुम्हारी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया डॉट। ना तुम होते और ना ये सब कुछ होता डॉट। और हाँ, एक बात याद रखना, ना वो तुम्हारा बाप है और ना मैं तुम्हारी माँ मेरे लिए मर चुके हो। तुम आज से, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। इतना कहकर वो भी वहां से चली जाती है और अरमान वो तो बस रोते हुए उसे देख रहा था। सिर्फ 4 साल का था वो। मरना जीना ये सब उसे कहाँ पता था, पर आज उसकी जिंदगी उसके सामने ही बर्बाद हो रही थी और वो कुछ नहीं समझ पा रहा था। कितनी आसानी से कह दिया था सानिया ने कि वो कुछ नहीं लगती उसकी। कितनी आसानी से रिश्ता खत्म कर दिया था उसने। यकीनन हर माँ नहीं होती। इधर आसिम गुस्से में मिशन के बाहर आता है और अपनी कमर के पास काम गुस्से में बोनट पर एक मुक्का मारते हुए कहता है, नहीं, एक बार मैं तुमसे हार चुका हूँ हाशिम डॉट लाइबा मेरी नहीं थी, पर अपने बेटे को मैं हासिल कर रहूंगा और अपने बेटे के जरिए लाइबा को भी। यही सोचते हुए वो अपना फोन निकालता है और किसी को कॉल कर कहता है, मेरी अभी के अभी मीटिंग फिक्स्ड करो मुंबई के बेस्ट फैमिली लॉयर से। इतना कहकर वो फोन काट देता है और कार में बैठकर निकल जाता है। करी मिशन। 1 हफ्ता बीत चुका था और उस हॉस्पिटल वाले एक्सीडेंट से लाइबा काफी घबरा भी गई थी, पर हाशिम ने उसे बकायदा विश्वास दिलाया था कि वो उस पर भरोसा रखें, क्योंकि वो ना तो लाइबा को कुछ होने देगा और ना ही अहद को, और उसके भरोसे पर वो जरा इत्मीनान में थी। अब आज संडे था तो फिर क्या अहद ने पूरे घर को सिर पर उठाया हुआ था और हाशिम उसे शांत करने की कोशिश में था, क्योंकि आज उसकी जिद पर वो भी कहीं नहीं गया था। हाशिम अहद को गोद में लिए जूस का ग्लास उसके होठों के पास लगाते हुए, बस बेबी अब बहुत हो गया, चलो फिनिश करो, इसे अभी तक कुछ नहीं खाया है आपने। अहद झटटाते हुए, नहीं डॉट डैडी, अहद को ये नहीं पसंद, अहद को कोल्ड ड्रिंक पीना है डॉट। आप लाओ ना मेरे लिए प्लीज डॉट। ये ऑरेंज जूस बैड है और कोल्ड ड्रिंक गुड है डॉट, तो बस मुझे कोल्ड ड्रिंक चाहिए। उसकी बात सुनकर हाशिम वो ग्लास वही डाइनिंग पर रखकर कहता है, नहीं डॉट, नो कोल्ड ड्रिंक फॉर किड्स, ओनली ऑरेंज जूस, चलो शाबाश पियो। अहद जल्दी जल्दी ना में सिर हिलाते हुए, नो डैडी डॉट, अहद इज अ बिग बॉय नाउ, इसलिए कोल्ड ड्रिंक येस एंड ऑरेंज जूस नो। उसकी जिद देखकर हाशिम भी हारने लगा था। वो पहले ऐसा नहीं था, पर जब से लाइबा ठीक हुई थी वो हर चीज में जिद करने लगा था और लाइबा उसकी जिद को पूरी भी करती, फिर चाहे जाए जो हो ना हो। और हाशिम को ये बिल्कुल नहीं पसंद था, क्योंकि वो जानता था कि अहद को बचपन से ही कुछ चीजें सिखाने की जरूरत है और जो चीजें उसके लिए नहीं हैं उनसे उसे दूर रखने की भी जरूरत है डॉट। पर लाइबा तो लाइब थी। हाशिम, अच्छा ठीक है, अगर तुम अभी अच्छे से नाश्ता करोगे तो मैं आपको शाम को घुमाने लेकर जाएंगा, एंड देन यू कैन हैव अ कोल्ड ड्रिंक एंड बर्गर एज वेल। क्या ख्याल है डॉट? उसकी बात सुनकर अहद एक्साइटेड होते हुए कहता है, सच्ची डॉट? हाशिम उसकी नाक खींचते हुए, मुच्ची। उसकी बात सुनकर अहद मुस्कुरा देता है और तुरंत एक ही झटके में सारा जूस पी जाता है। वही दूर खड़ी लाइबा मुस्कुराते हुए सब कुछ देख रही थी। उसकी आंखें जरा नम भी थी। खुशी के मारे वो खुद से कहती है, कितना प्यार करते हैं आप अहद से, जबकि उसकी रगों में आपका खून तक नहीं है। आज भी अहदी के लिए मुझसे बढ़कर आप है। फिर अपने हाथ में पकड़ी उस प्रेगनेंसी किट की तरफ देखती है जिस पर एक रेड लाइन शो हो रही थी, जिसका मतलब साफ था कि टेस्ट पॉजिटिव है और वो प्रेग्नेंट थी। दरअसल कुछ दिनों से उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तभी उसे शक सा हुआ और उसने कल रात जब टेस्ट किया तो वो पॉजिटिव था और तब से उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कितनी अजीब बात है ना, डॉक्टर ने कहा था कि वो माँ नहीं बन सकती, पर कुछ चीजें साइंस के हिसाब ने नहीं होती। ये तो ऊपर वाले की कुदरत है। जब एक इंसान गैर की औलाद को पलकों पर बिठाकर पाल सकता है तो उसके हिसाब में अल्लाह उसकी खुद की औलाद कैसा ना लिखता। वो हाशिम और अहद को देखते हुए सोचती है, आपको बताना तो चाहती हूँ पर अभी नहीं, कुछ तो स्पेशल होना चाहिए। कहते वक्त उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, पर उसे कहाँ पता था ये स्पेशल जो वो सोच रही कुछ ज्यादा ही ड्रामेटिक होने वाला था।
कुछ सोचकर वो उस प्रेगनेंसी किट को लेकर कमरे में चली जाती है उसे छिपाने के लिए। इधर हाशिम अहद को उसके कमरे में होमवर्क करना का कहकर खुद अपने कमरे में जाने लगता है। तभी उसका फोन बजता है और वो फोन उठाता है तो दूसरी तरफ से हामिद कहता है, हर कुछ पता चला है। हाशिम अपनी गहरी आवाज में, क्या डॉट? हामिद, सर उस ट्रक वाले के बारे में पता चला है जिसने इस मेडल की कार को ठोका था, आप कहें तो उठा ले उसे डॉट। हाशिम, बिल्कुल। इतना कहकर वो फोन काट देता है। दरअसल उस दिन से ही वो उस इंसान का पता करने की कोशिश कर रहा था जिसने लाइबा का एक्सीडेंट करवाया था, क्योंकि उसे पता था ये सब कुछ सिर्फ एक प्लेनिक थी और अब कहीं जाकर कोई सुराग उसे मिला था। वो यही सब सोचते हुए कमरे में आता है तो उसकी नज़र लाइबा पर जाती है, जो मुस्कुराते हुए बेड पर बैठिन फर्श को घूर रही थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी और ना जाने वो क्या सोच रही थी, जो उसका ध्यान एक जगह लग ही था। वही उसे यूं शर्माते मुस्कुराते देख हाशिम को बड़ा अजीब लगता है। वो उसके पास जाकर उसके बगल में बैठते हुए कहता है, क्या हुआ टाइगर डॉट? अब भूत दिखने लगे हैं तुम्हें डॉट? जो ध्यान कहीं और है तुम्हारा, और फिर भी यूं मुस्कुराए जा रही हो। और प्लीज ये मत कहना कि मेरे ख्याल और ख्वाब तुम्हें खुली आंखों के साथ भी सताते हैं। उसकी आवाज पर वो एकदम से चौंकते हुए उसकी तरफ देखती है और जरा हड़बड़ाते हुए कहती है, नहीं डॉट, तो वो बस मैं कुछ सोच रही थी। दरअसल एक जोक याद आ गया था बस। उसकी बात सुनकर हाशिम अपनी आंखें छोटी कर उसे घूरते हुए कहता है, अच्छा डॉट, मुझे भी सुनाओ जरा, ये कौन सा जोक के जिसे सुनकर हंसी कम और शर्म ज्यादा आती है डॉट? खाल देखो अपने गाल टमाटर हो रही हों, जरा संभाल कर वरना अभी अहद तुम्हें देखकर गाना शुरू कर देगा डॉट। आहा टमाटर बड़े मजेदार डॉट, आहा टमाटर बड़े मजेदार डॉट। उसकी बात सुनकर लाइबा उसे घूरते हुए हल्का सा उसकी बाजू पर मारती है तो हाशिम कहता है, ज्यादा नहीं चलने लगे, तुम्हारे हाथ फेर, शर्म करो जरा। अहद ने देख लिया तो उसके लिए तुम क्यूट मम्मी से मॉन्स्टर मम्मी बन जाओगी। और वैसे भी ये सब तुम्हारी बदौलत ही सीखा है, वो तुम ही उसकी हर जिद मानकर उसे फोन यूज करने देती हो। लाइबा चिढ़ते हुए, और आप जो उसे अभी से इतना सख्त बना रहे हैं उसका क्या डॉट? वो बच्चे हैं और आप तो उसे अभी से मैच्योरिटी की पाठशाला पढ़ा रहे हैं। आपकी ही बदौलत इस कद्र समझदार हो गया है। वो ऐसे कैसे चलेगा आप बताइए, बच्चा है वो, बच्चों वाली हरकतें तो करने दिया कीजिए उसे। हाशिम उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए एक गहरी सांस लेकर कहता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि शोहरत उसके सिर चढ़कर बोले, वो मेरा बेटा है। मैं जानता हूँ कि बचपन की रोक टोक अगर ना मिले तो जिंदगी में कितना पछताना पड़ सकता है। जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो समझ आता है परवरिश होती क्या है, और इसी परवरिश के लिए एक अरसा तरसा हूँ मैं, और इसीलिए मैं चाहता हूँ वो तुम्हारी तरह बने, समझदार, सुलझा हुआ, शांत दिल का, साफ ना कि मेरी तरफ, जिसने अपनी जवानी का एक अरसा शराब नशे और ना जाने कितनी हराम चीजों में बर्बाद किए। कहते हैं कि अगर एक नेक दिल औलाद अपने पीछे छोड़ जाओ तो उसी के नाम पर अल्लाह जन्नत दे देता है। मैं बस चाहता हूँ मेरा अहद मेरी औलाद हो, इसलिए बस उसे अभी से सही गलत सिखाना चाहता हूँ ताकि वो तुम्हारी तरह बने, ना कि मेरी तरफ। कहते वक्त उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी और आंखें नम, उसे पछतावा होता था उस वक्त का जो उसने गलत चीजों में गवाया था, और आज नहीं हमेशा होता था। वो नहीं चाहता था कि अहद भी उसी गलत रास्ते पर जाए जिससे वो लौट कर आया है, क्योंकि उसे तो एक फरिश्ते की शक्ल में लाइबा मिल गई, पर क्या पता अहद को ना मिले। वही लाइबा जो सब कुछ सुन रही थी, हल्का सा मुस्कुराकर हाशिम के चेहरे को अपने हाथों से थामती है और हल्का सा ऊपर होकर उसके माथे पर अपने होंठ रखकर बड़े एहतराम से उसका माथा चूमकर जरा दूर होकर उसकी आंखों में देखते हुए ही कहती है, आपकी नज़रों में आप शायद एक आम बशर है, पर मेरी नज़रों में आप नायाब है। करीम साहब, आपको देखा तो एहसास हुआ मुझे कि एक मर्द आखिर होता कैसा है। आपसे मोहब्बत तो बहुत बाद में हुई थी मुझे, पर आपके लिए जो इज्जत है नाम मेरे दिल में, वो बहुत पहले ही अपनी जगह बना चुकी थी। और मुझे पता ये है मुमकिन नहीं है, क्योंकि आपकी तरह कोई ना हो सकता है, ना बन सकता है। पर अगर हमारा बेटा थोड़ा भी आपकी तरह बन गया ना, तो मुझसे ज्यादा खुशकिस्मत कोई नहीं होगा।
हाँ, बस गुस्सा आपकी तरह ना हो। उसकी बात सुनकर हाशिम, जिसकी आंखें जरा नम हुई थी, उसके होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो दोनों एक दूसरे को प्यार से देख रहे थे। कितनी खूबसूरत सी जिंदगी लगती है जब आपकी मोहब्बत आपके हिस्से में आ जाए, तो ऐसा लगता है जैसे यही जिंदगी है। वो दोनों अभी एक दूसरे को देख ही रहे थे कि तभी रशीद चाचा बिना नोक किए अंदर आते हैं। उनके चेहरे पर बेहद घबराहट थी और हाशिम और लाइबा की नजर जैसे ही उन पर पड़ती है, हाशिम कहता है, क्या हुआ डॉट? रशीद काका घबराते हुए, साहब डॉट वो आसिम बाबा आए हैं नीचे। उसकी बात सुनकर हाशिम और लाइबा दोनों ही जरा हैरान होते हैं, पर हाशिम का चेहरा अचानक से सख्त हो जाता है। हाशिम और लाइबा नीचे हॉल में आते हैं तो उनके ठीक सामने आसिम खड़ा था और उसके साथ एक और आदमी भी था जिसने काले रंग का सूट पहना हुआ था। और आसिम घूम घूम कर मैशन के चारों तरफ देख रहा था, जैसे वो किसी को ढूंढ रहा हो। वही उसे देखकर हाशिम का चेहरा एकदम सख्त हो गया था, पर वो अपने पेंट में हाथ डाले बड़े रोब से आसिम को देखते हुए कहता है, तुम्हें सदके में काफी कुछ दे चुका हूँ, यहाँ तक कि अपना बाप भी, फिर अब क्या लेने आए हो डॉट? उसकी आवाज सुनकर आसिम नजरें उठाकर सामने देखता है तो अब तक हाशिम उसके पास पहुंच चुका था। उसके पीछे ही लाइबा भी थी, उस डार्क ब्लू कलर के सूट में सराबोर। वो आज भी उतनी ही खूबसूरत लग रही थी जितनी सालों पहले लगती थी, या शायद उससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत। वो एक टक उसे देख रहा था और बार बार उसके जहन में वो रात गूंज रही थी जब उसने उसके साथ ज्यादती की थी। वो एक टक लाइबा को देख रहा था, अपनी आंखों में हजारों जज्बात लिए, और जब हाशिम की नजर इस चीज पर जाती है तो उसकी आंखें एकदम सख्त हो जाती है और वो तुरंत लाइबा के सामने खड़ा हो जाता है ताकि हाशिम की नजरें उस पर ना जाए। वो आसिम को घूरते हुए कहता है, क्या लेने आए हो यहाँ डॉट? आसिम टेढ़ा मुस्कुराते हुए, फिक्र मत करो डॉट, जो लेने आया हूँ वो मेरा ही है, पर एक बात तो माननी पड़ेगी, जितने महान बनते हो ना तुम उतने हो नहीं। मैंने तुमसे तुम्हारा घर परिवार अटेंशन प्यार सब छीना तो तुमने भी मुझसे बदला ले ही लिया डॉट, पर कम से कम मैंने जो किया सामने तो किया, तुम्हारी तरह पीठ पीछे छिपकर तो साजिशें नहीं की हाशिम करीम। उसकी बात सुनकर हाशिम बेहद शांत आवाज में कहता है, तुम्हारी नजरों में तुम्हारी कीमत कुछ होंगी आसिम, पर मेरी नजरों में तुम्हारी औकात इतनी ही है जितनी मेरे क्लोजेट में पड़े उन सूटों की है। इट्स जस्ट दे आर ब्रांडेड एंड एक्सपेंसिव, पर तुम तो सेकंड हैंडेड खरीदने लायक भी नहीं हो। उसकी बात सुनकर आसिम का चेहरा बिल्कुल काला पड़ गया था। उसने धोकर बेइज्जती जो की थी। वही हाशिम उसे यूं चिढ़ता देख मुस्कुराते हुए आगे कहता है, वैसे अब अगर कुछ काम है तुम्हें तो कहो, वरना लीव, दरवाजा वहाँ है, निकलो। क्या है ना, वीकेंड का दिन है, मुझे अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करना है, आई डोंट वांट एनी डिस्टर्बेंस। उसकी बात सुनकर आसिम उसकी आंखों में देखकर कहता है, चला जाऊंगा डॉट, यहाँ रुकने के लिए आया भी नहीं हूँ, बस जो मेरा है उसे वापस कर दो। उसकी बात सुनकर हाशिम चिढ़ते हुए कहता है, तुम्हारा जो था तुम्हें सदके में देकर आया हूँ, अब यहाँ जो तुम आए हो इस दहलीज के अंदर सब कुछ मेरा है, हर शख्स भी, हर सामान भी और हर एहसास भी, इसलिए यहाँ कुछ नहीं है तुम्हारा। उसने बेहद गुरूर से कहा था, पर लाइबा का दिल घबरा रहा था। ना जाने क्यों उसे एहसास हो रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है, कुछ ऐसा जो वो कभी नहीं चाहती थी कि हो। और उसका ये अंदाजा सही निकला जब आसिम ने कहा, चला जाऊंगा, बस मुझे मेरी औलाद, मेरा बेटा लौटा दो। उसकी बात सुनकर लाइबा का दिल धक से रह गया था और आसिम, उसकी आंखें गुस्से से लाल होने लगी थी। वहीं आसिम इतने पर नहीं रुकता, वो आगे कहता है, कितनी आसानी से तुमने और तुम्हारी बीवी ने सच छिपाया है मुझसे डॉट। मुझसे बदला लेने का अच्छा तरीका था मुझे मेरी औलाद से दूर कर देना डॉट, है ना डॉट? पर तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा डॉट? पर अब बहुत मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए, समझे, मेरा बेटा। इससे आगे वो कुछ कुछ कहता, उससे पहले ही एक मुक्का उसके चेहरे पर पड़ा और वो संभल पाता उससे पहले ही हाशिम उसका कॉलर पकड़कर उसे खींचते हुए गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है, खबरदार डॉट, जो उसे अपना कहा तो मेरा बेटा है वो डॉट, मेरा बेटा कोई वास्ता नहीं है तुम्हारा उससे, समझे? आसिम, जिसकी सांसें रुक रही थी, वो बड़ी मुश्किल से कहता है, सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता डॉट,
वो तुम्हारा बेटा नहीं है, डॉट ना कभी बन सकता है, समझे। हाशिम गुस्से में एक और मुक्का उसे मारते हुए, चुप, बिल्कुल चुप, डॉट मेरा बेटा है वो, डॉट उसका नाम अहद हाशिम करीम है, डॉट मेरा बेटा है वो। क्योंकि सिर्फ पैदा करने से बाप नहीं बनते, समझे। उसके लिए बाप के फर्ज निभाने पड़ते हैं। और अपनी ही औलाद को जब वो पेट में थी यूं बेसहारा छोड़कर कोई भी बाप नहीं बन सकता, डॉट ना कभी तुम्हारा बाप पाया और ना ही कभी तुम बाप बन पाओगे। क्योंकि उसके लिए सोने का दिल चाहिए होता है आसिम अजीज, और तुम्हारे पास वो नहीं है। उसकी बात सुनकर आसिम भी एक जोर का मुक्का हाशिम को मारत है पूरी हिम्मत से। और ये देखकर लाइबा फिक्र के साथ उसकी तरफ आते हुए कहती है, करीम साहब। पर हाशिम उसे करीब आने से पहले ही हाथ दिखाकर रोक देता है। और उनकी ये बॉन्डिंग देखकर आसिम का कलेजा जलन से और जलने लगता है। वो गुस्से में ही कहता है, बहुत सच छिपा लिया, पर अब और नहीं, डॉट अब मैं अपने बेटे को लेकर ही जाऊंगा और कोई मुझे नहीं रोक सकता। इतना कहकर वो अपने साथ आए वकील को कुछ इशारा करता है तो वो वकील कहता है, आपको बच्चे को मिस्टर आसिम के साथ भेजना ही होगा, हमारे पास कोर्ट से ऑर्डर्स है। और वैसे भी बच्चे के बारे में ना बताकर आपने पहले ही गलत किया है। और अब मेरे क्लाइंट ने कस्टडी के लिए कोर्ट में केस किया है। और क्योंकि बच्चा काफी वक्त से आपके पास है तो अब वो मिस्टर अजीज के पास रहेगा हायरिंग तक। हाशिम उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए एक गहरी सांस लेकर कहता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि शोहरत उसके सिर चढ़कर बोले वो मेरा बेटा है। मैं जानता हूँ कि बचपन की रोक टोक अगर ना मिले तो जिंदगी में कितना पछताना पड़ सकता है। जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो समझ आता है परवरिश होती क्या है। और इसी परवरिश के लिए एक अरसा तरसा हूँ मैं। और इसीलिए मैं चाहता हूँ वो तुम्हारी तरह बने, समझदार, सुलझा हुआ, शांत दिल का, साफ, ना कि मेरी तरफ जिसने अपनी जवानी का एक अरसा शराब नशे और ना जाने कितनी हराम चीजों में बर्बाद किए। कहते हैं कि अगर एक नेक दिल औलाद अपने पीछे छोड़ जाओ तो उसी के नाम पर अल्लाह जन्नत दे देता है। मैं बस चाहता हूँ मेरा अहद मेरी औलाद हो, इसलिए बस उसे अभी से सही गलत सिखाना चाहता हूँ ताकि वो तुम्हारी तरह बने, ना कि मेरी तरफ। कहते वक्त उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी और आंखें नम, उसे पछतावा होता था उस वक्त का जो उसने गलत चीजों में गवाया था। और आज नहीं, हमेशा होता था। वो नहीं चाहता था कि अहद भी उसी गलत रास्ते पर जाए जिससे वो लौटकर आया है, क्योंकि उसे तो एक फरिश्ते की शक्ल में लाइबा मिल गई, पर क्या पता अहद को ना मिले। वही लाइबा जो सब कुछ सुन रही थी, हल्का सा मुस्कुराकर हाशिम के चेहरे को अपने हाथों से थामती है और हल्का सा ऊपर होकर उसके माथे पर अपने होंठ रखकर बड़े एहतराम से उसका माथा चूमकर जरा दूर होकर उसकी आंखों में देखते हुए ही कहती है, आपकी नजरों में आप शायद एक आम बशर है, पर मेरी नजरों में आप नायाब है। करीम साहब, आपको देखा तो एहसास हुआ मुझे कि एक मर्द आखिर होता कैसा है। आपसे मोहब्बत तो बहुत बाद में हुई थी मुझे, पर आपके लिए जो इज्जत है नाम मेरे दिल में, वो बहुत पहले ही अपनी जगह बना चुकी थी। और मुझे पता ये है मुमकिन नहीं है, क्योंकि आपकी तरह कोई ना हो सकता है, ना बन सकता है। पर अगर हमारा बेटा थोड़ा भी आपकी तरह बन गया ना, तो मुझसे ज्यादा खुशकिस्मत कोई नहीं होगा। हाँ, बस गुस्सा आपकी तरह ना हो। उसकी बात सुनकर हाशिम, जिसकी आंखें जरा नम हुई थी, उसके होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो दोनों एक दूसरे को प्यार से देख रहे थे। कितनी खूबसूरत सी जिंदगी लगती है जब आपकी मोहब्बत आपके हिस्से में आ जाए, तो ऐसा लगता है जैसे यही जिंदगी है। वो दोनों अभी एक दूसरे को देख ही रहे थे कि तभी रशीद चाचा बिना नोक किए अंदर आते हैं। उनके चेहरे पर बेहद घबराहट थी और हाशिम और लाइबा की नजर जैसे ही उन पर पड़ती है, हाशिम कहता है, क्या हुआ डॉट? रशीद काका घबराते हुए, साहब डॉट वो आसिम बाबा आए हैं नीचे। उसकी बात सुनकर हाशिम और लाइबा दोनों ही जरा हैरान होते हैं, पर हाशिम का चेहरा अचानक से सख्त हो जाता है। असीम की कार उसके मेशन के बाहर आकर रुकती है और उसके उतरने से पहले ही अहद कार का दरवाजा खोलकर खुद उतर जाता है और बड़े रौब से चलते हुए अंदर जाता है, जैसे ये सब कुछ उसका ही है और उसे अपने पीछे आने वाले शख्स से बिल्कुल मतलब ना हो, जो कि सच भी था। वही उसके तेवर आसिम को हैरान पर हैरान कर रहे थे। कार में भी उसे बातें सुनाते हुए आया था।
वो इस इतने से 5 साल के बच्चे से ऐसी बातों की उम्मीद लगाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था आसिम के लिए। पर वो ये भूल गया था कि वो भले ही कुदरत के तौर पर उसकी औलाद है, पर फितरत में वो हाशिम करीम की औलाद है। उसकी फितरत में था लोगों को अपने पाँव के नीचे रखना, और खासकर आसिम जैसे लोगों को। आसिम भी पीछे पीछे जल्दी जल्दी दौड़कर मेशन के अंदर आता है। अब तक अहद पहले ही अंदर आ चुका था। इस वक्त घर के बाकी लोग वहीं मौजूद थे, और दादी, सलमा जी और सलमान जी अहद को देखकर मुस्कुरा रहे थे। असीम ने उन्हें सब कुछ बता दिया था, और सब कुछ जानकार सानिया पर गुस्सा तो उन्हें भी बहुत आया था, पर सलमान जी ने आसिम को सानिया को तलाक देने के लिए मना किया था, जब तक कस्टडी पूरी तरह से उन्हें नहीं मिल जाती, क्योंकि आसिम का शादीशुदा होना उन्हें कस्टडी दिलाने में मदद कर सकता था। इसलिए फिलहाल सानिया भी वहीं मौजूद थी, पर अरमान यहाँ नहीं था। वो अपने कमरे में बैठा कहीं बेड के नीचे रो रहा था, और रोए भी क्यों ना, उस दिन के बाद से आज तक 1 हफ्ते में किसी ने उसके बारे में नहीं पूछा था, ना वो स्कूल गया था ना उसकी अहद से बात हुई थी। वो बस अपने कमरे में बंद था। एक मुलाजिम उसे खाना दे देता तो वो चुपचाप खा लेता, और बस उसी कमरे में बंद रहता। बार बार उसके जहन में सिर्फ आसिम की बातें घूम रही थी। वही अहद को आता देख सलमान जी मुस्कुराते हुए उसके पास जाते हैं और बड़े प्यार से कहते हैं, अरे मेरा प्यारा पोता, चलो शुक्र है तुम घर तो वापस आए। हम सब तुमसे मिलने के लिए इतने खुश थे, पता है तुम्हें। वही अहद उन्हें एक नज़र देखकर अपनी नज़रें फेंक कर हवेली में यहाँ वहाँ देखते हुए कहता है, स्टॉप बीइंग फ्रेंडली विद मी, आई डोंट नो यू, एंड वन मोर थिंग, आई हेट स्ट्रेंजर्स, सो डोंट टॉक टू मी। इतना कहकर वो यहाँ वहाँ देखता है, पर जब उसे उसकी पसंद का इंसान नहीं दिखता तो वो वापस आसिम की तरफ देखकर कहता है, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाना है, इसलिए मेरे लिए कुछ खाने के लिए भिजवा दीजिए। और हाँ, आप में से कोई प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करना, आप सब बहुत इरिटेटिंग हो, एंड आई डोंट लाइक पीपल लाइक यू। इतना कहकर वो वहाँ से सीढ़ियों की तरफ चला जाता है। वही उसके इस बर्ताव पर सबकी सब हैरान थे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि इतना छोटा सा बच्चा इस कदर तेज तर्रार हो सकता है। उसके बात करने का लहजा, बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ हुबहू हाशिम की कॉपी थी। अगर वो यहाँ होता तो इस वक्त इसी टोन में बात करता। वो बिल्कुल उसकी कार्बन कॉपी था। और ये देखकर सबकी सब हैरान थे, पर वो सबको हैरान परेशान छोड़कर वहाँ से सीढ़ियों की तरफ चला जाता है और बड़े आराम से धीरे धीरे कर सारी सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर फर्स्ट फ्लोर की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। वही उसे ज्यादा देख दादी जी आसिम से कहती है, ये तो बिल्कुल उसकी तरह है, देखकर लग ही नहीं रहा कि उसका बेटा नहीं है। उनकी बात सुनकर आसिम गुस्से में कहता है, हाशिम ने मुझसे छुपाकर उसे अपने पास रखा था और जानबूझकर अपनी तरह बनाया है उसे। डॉट पर आप लोग फिक्र मत कीजिए, बच्चा ही है, कल कोर्ट हायरिंग है और इस केस को जीतने के बाद मैं उसे धीरे धीरे अपनी तरह बना लूंगा। तब तक उसका खूब ख्याल रखिए, उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम लोग पराए हैं। बाकी जितना हो सके उसे प्यार दीजिए, ताकि उसे लगने लगे कि हम सभी उसकी फैमिली है। इतना कहकर वो वहाँ से स्टडी रूम की तरफ चला जाता है, क्योंकि कल के केस की उसे बहुत सी तैयारी करनी थी। उसका वकील पहले ही स्टडी में उसका इंतजार भी कर रहा था। इधर अहद फर्स्ट फ्लोर पर जाकर एक एक करके सारे कमरे खोल खोल कर देखने लगता है। वो किसी को ढूंढ रहा था, और सारे कमरे देखने के बाद जब वो आखिरी कमरे पर पहुंचता है तो उसे उस कमरे के बाहर से ही किसी के रोने की आवाज आ रही थी। और इस आवाज को पहचानते हुए वो खुद से कहता है, ये हमेशा रोने लगता है, बस डॉट मुझे ही इसे संभालना पड़ता है, पता नहीं ये कब बड़ा होगा। इतना कहकर वो नागवारी में सिर हिलता है जैसे वो खुद बहुत बड़ा हो, और चुपचाप कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है तो कमरा पूरी तरह खाली था। कुछ सोचकर उन आवाजों का पीछा करते हुए वो बेड के नीचे जाता है तो उसे किसी बच्चे के पैर दिखाई देते हैं। ये दरअसल अरमान था, और हाशिम ने उसे उसी का हवाला देकर यहाँ भेजा था। दरअसल पिछले 1 हफ्ते से उसकी अरमान से कोई बात नहीं हुई थी, जिसको लेकर वो बहुत परेशान था। ऊपर से अरमान स्कूल भी नहीं आ रहा था, और उसकी परेशानी समझते हुए हाशिम ने कुछ सोचकर अरमान की डिटेल्स निकलवाई, और तब जाकर उसे पता चला था कि अरमान आसिम का बच्चा है, या यूं कहो कि सानिया का बच्चा, क्योंकि वो आसिम का बच्चा नहीं है। ये बात तो हाशिम को पहले से पता थी।
पता लगाने पर उसे ये भी पता चला कि आसिम किस कदर अरमान को टॉर्चर करता है और दोनों ही मियाँ बीवी को उसकी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। ये सुनकर उसे बुरा तो लगा था, क्योंकि कहीं न कहीं उसे अरमान ने भी अपनी ही झलक दिख रही थी, पर वो इन सब के बारे में कुछ कर पाता उससे पहले ही आज सुबह आसिम मिशन पहुंच गया। और उस वक्त उसकी शर्त मानने के लिए इससे बेहतर कोई तरीका नहीं था कि वो अज्ञात को अरमान का हवाला देकर कन्वेंस करें। इसलिए उसने अहद से कहा था कि वो एक दिन जाकर अरमान के साथ बिताएं और उसके घर वालों को खूब परेशान करें। और फिर क्या अरमान का नाम सुनते ही अहद तुरंत मान गया। इधर अहद जब अरमान को रोता हुआ देखता है तो कुछ सोचकर वो उसके पैर पकड़कर उसे कसकर बैट के नीचे से खींचता है, और यूं इस कदर किसी के पैर खींचने पर अरमान, जो बेड के नीचे छुपा रो रहा था, जोर जोर से डर कर चिल्लाने लगता है, भूत भूत डॉट भूत आ गया, कोई मुझे बचाओ डॉट भूत मुझे पकड़ कर ले जाएगा, बचाओ मुझे बचाओ। उसके इतने जोर जोर से चिल्लाने पर अहद इरिटेट होते हुए कहता है, चुप, कितने पागल हो तुम, इतनी जोर से कौन चिल्लाता है, और यहाँ कोई भूत नहीं है, मैं हूँ। ये जानी पहचानी आवाज सुनकर जब अरमान पलटकर देखता है तो अहद को अपने कमरे में देखकर वो एकदम हैरान हो जाता है और वैसे ही हैरानी भरी आवाज में कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो डॉट? अहद, तुमसे मिलने आया हूँ। दरअसल मेरे डैडी ने तुम्हारे डैडी को एक दिन के लिए मेरा केयरटेकर बना दिया, तो बस मैं आ गया तुमसे मिलने। पर तुम बताओ कि तुम स्कूल क्यों नहीं आ रहे थे? उसकी बात सुनकर अरमान मायूस होते हुए कहता है, अच्छा तो तुम हो मेरे फेक डैडी के रियल सन। उन्होंने मुझे बताया था कि वो अपने असली बेटे को लेकर आएंगे, तो तुम ही हो उनके असली बेटे। तभी वो मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते, और तुम्हें पता है मैं अनाथ हूँ और अनाथ बच्चे स्कूल नहीं जाते। उसकी बात सुनकर अहद उसे घूरते हुए कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? और हाँ, तुम्हारे डैडी हो या ना हो, पर मेरे डैडी नहीं है। वो स्टूपिड अंकल तो बहुत बेकार है। तुमने मेरे डैडी को देखा है, वो कितने कूल है। मुझे तो बस मेरे डैडी पसंद है, बाकी सबके डैडी तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, खासकर तुम्हारे डैडी तो वर्स्ट है। उसकी बात सुनकर अहद रोते हुए बेड पर बैठकर कहता है, पर वो मेरे डैडी नहीं है, वो तुम्हारी डैडी है। वो क्या होता है? बायो डॉट बायो। हाँ, बायोलॉजिकल डैडी, इसका मतलब होता है कि वही तुम्हें बाजार से खरीद कर लेकर आए थे, इसलिए वह तुम्हारे डैडी है। और मेरे डैडी नहीं है, वह मुझे बाजार से खरीद कर नहीं लाए थे। उसकी बात सुनकर बहुत अहद गुस्से में वही रखा पिलो उठाकर उसके सिर पर मारते हुए कहता है, ये स्टूपिड चीजें तुमने किससे सीखी है डॉट? किसी के बेबी को बाजार से खरीद कर नहीं लाते, बेवकूफ डॉट। डैडी के पास बच्चे को ग्रो करने के सीड होते हैं और वो उन सीड्स को मम्मी के पेट में डाल देते हैं, उसके बाद बेबी ग्रो हो जाता है, ना कि बाजार से खरीद कर लाते हैं। और वो डॉट बायो नहीं होता, बायोलॉजिकल होता है। और मुझे भी पता है कि तुम्हारे डैडी मेरे बायोलॉजिकल डैडी है। आज मैंने चुपके से मेरे डैडी और तुम्हारे फेक डैडी की सारी बातें सुन ली थी, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे डैडी तो वही है जो हमेशा मेरा ख्याल रखते हैं, मेरे लिए नई नई चीजें लाते हैं, मुझे और मम्मी को प्रोटेक्ट करते हैं और मुझे और मम्मी को लव करते हैं, इसलिए वही मेरे डैडी है। और सीड ग्रो करने से कुछ नहीं होता, जब बच्चे दुनिया में आ जाता है तब उस बच्चे का ख्याल रखना पड़ता है, और जो उस बच्चे का ख्याल रखता है वही रियल डैडी होता है। तुम भूल गए स्कूल में टीचर क्या सिखाती थी कि फादर की जॉब होती है बच्चे का टेक केयर करना, और मेरा टेक केयर मेरे डैडी ने किया है, इसलिए वो मेरे डैड है। उसकी इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनकर अरमान उसे देखकर हैरानी से मुंह खोलकर कहता है, पर तुम्हें कैसे पता कि डैडी के पास सीड्स होते हैं और वो मम्मी के पेट में उन सीड्स को ग्रो कर देते हैं? उसकी बात सुनकर अहद बड़े स्टाइल में अपने बाल संवारते हुए कहता है, क्योंकि मैं एक बिग बॉय हूँ और तुम एक छोटे बॉय हो, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं पता, पर मैंने ये सब कुछ यूट्यूब से सीखा है, समझे तुम? इसलिए अब रोना बंद करो। वैसे भी मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ और कल वापस चला जाऊंगा। कल हम लोग कोर्ट जाएंगे और कोर्ट के बाद सीधा घर। अरमान नासमझी में पूछता है, ये कोर्ट क्या होता है डॉट? अहद कुछ सोचते हुए, कोर्ट वो जगह होती है जहाँ पर बहुत सारे बैटमैन रहते हैं और वो बुरे लोगों को पनिशमेंट देते हैं, उन्हीं को बोलते हैं कोर्ट। और हाँ, मैंने यूट्यूब पर बहुत बार कोर्ट देखा है।
उसने एक और इलॉजिकल लॉजिक दिया। अरमान, तुम तो बहुत समझदार हो पर मैं तो बहुत स्टूपिड हूँ। मेरे फेक डैडी सही कहते हैं। तो एक गंदी नाली का कीड़ा हूँ पर तुम तो चले जाओगे कल, उसके बाद लगता है मुझे ऑर्फनेज भेज देंगे। मैंने मम्मी को बात करते सुना था। वो किसी से फोन पर कह रही थी कि उन्हें बच्चों को ऑर्फनेज में देना है, वो मुझे ऑर्फनेज में भेज देगी, उसके बाद तो हम कभी भी नहीं मिल पाएंगे। उसकी बात सुनकर अहद को बहुत बुरा लगता है पर तभी उसके दिमाग में कुछ आता है पर वो अरमान से कुछ नहीं कहता। उसे याद आता है कि कल उसका बर्थडे है और उसे पता था कि उसे अपने बर्थडे पर अपने डैडी से कौन सा प्रेजेंट चाहिए। वो दोनों अभी कोई और बात करते हैं पर तभी आसिम अंदर आता है और अहद को अरमान के साथ देखकर जरा गुस्से में कहता है, कहत बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो डॉट? तुम्हें इस बच्चे से बात नहीं करनी, इससे दूर रहना है, समझ आया डॉट? अहद उन्हें घूरते हुए, और आप कौन होते हैं मुझे बताने वाले कि मुझे किससे बात करनी है और किससे नहीं? और आपको किसी ने सिखाया नहीं है जब दो लोग पर्सनल बात करते हैं तो दरवाजा नोक कर कर अंदर आना चाहिए लगता है। आपके डैडी भी बिल्कुल आपकी तरह है, उन्होंने आपको बिल्कुल मैनर्स नहीं सिखाए पर मेरे डैडी ने तो मुझे सब कुछ सिखाया है। आफ्टर ऑल ही इज द बेस्ट। उसके मुंह से हाशिम की तारीफ सुनकर आसिम का चेहरा देखने लायक था पर अहद को देखकर एक पल को तो उसे भी यही लग रहा था जैसे उसकी औलाद है ही नहीं, वाकई हाशिम की औलाद थी। वही तेवर, वही नजरें, वही बात करने का तरीका, वही एरोगेंस, वही गुस्सा, वही एटीट्यूड, सब कुछ। उसका दिल चीख चीख कर कह रहा था कि ये उसकी औलाद हो ही नहीं सकती। अगर किसी की औलाद हो सकती है तो वो सिर्फ एक शख्स, और उस शख्स का नाम है हाशिम करीम, जिसका मुकाबला वो कभी नहीं कर सकता। उसे जीतने की तो बात ही दूर की थी। वो अभी खोया हुआ सा एक टक अहद को देख रहा था, तभी अहद के दिमाग में कुछ आता है और वो वही रखी एक चेयर अपने पैर से हल्की सी खिसक कर बिल्कुल आसिम के पैर में फंसा देता है और फिर वापस आसिम को देखकर कहता है, अब आप प्लीज यहाँ से जा सकते हैं, मुझे और मेरे बेस्ट फ्रेंड को थोड़ी प्राइवेसी चाहिए। और हाँ, इस तरह बार बार हमें डिस्टर्ब करने मत आया कीजिए, दैट्स सो चीप। उसकी बात सुनकर आसिम को इंसल्टिंग भी बहुत फील हुआ और गुस्सा भी आया पर कहीं ना कहीं उसके दिल में तकलीफ उठी। उसकी औलाद आज उससे इस तरह बात कर रही थी, और करती भी क्यों ना, उसकी औलाद उसे अपना बाप मानता कब था? आज जिंदगी में पहली बार उसे सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही थी पर वो कुछ नहीं कर सकता था। खून का रिश्ता होता है और हर कोई किसी और के खून को अपनाकर अपने रंग में रंग पे, ये मुमकिन नहीं। वो चाहकर भी अहद को कुछ नहीं कह सकता था, इसलिए वो उसे वही छोड़कर जाने के लिए मुड़ता है पर इस बीच उसे उस कुर्सी का पता ही नहीं था और वो उस कुर्सी से टकराकर सीधा जमीन पर गिरता है और वो इतनी जोर से गिरा था कि उसके माथे तक से खून बहने लगा था। यह देखकर अहद खील खिलाते हुए कहता है, मेरे बेस्ट फ्रेंड को ऐसे ही गिराया था ना आपने, मजा आया, अब जल्दी से उठिए और जाइए यहाँ से। उसकी आवाज में बेहद नफरत थी और अजीब बात तो ये है कि अभी जब इस उम्र में उसे ये पता ही नहीं था कि उसके इस बाप ने उसकी माँ के साथ क्या क्या किया था, वरना तो शायद आज आसिम उसके सामने जिंदा खड़ा भी ना होता, क्योंकि हाशिम के दिल में फिर भी अपने बाप को लेकर कहीं ना कहीं किसी कोने में छुपा एक सॉफ्ट कॉर्नर हो सकता है। पर अहद वो हद से ज्यादा जालिम था उन लोगों के लिए जो उसके डैडी और मम्मी को परेशान करते थे। सामने खड़ा आदमी उसका कुछ नहीं लगता था, चाहे फिर वो उसका बायोलॉजिकल फादर ही क्यों ना, उसके लिए उसका डैडी सिर्फ हाशिम था। और अगर इस वक्त मुझे सब कुछ पता होता और वो उस सच को समझने की उम्र रखता तो शायद आज आसिम उसके सामने जिंदा खड़ा ही ना होता। वही उसकी आंखों में इतनी नफरत देखकर आज आशिम को इतनी तकलीफ हो रही थी जितनी तकलीफ तब भी नहीं हुई थी जब लाइबा और हाशिम की शादी हुई थी। और तकलीफ हो भी क्यों ना, आज उसका खुद का खून उसके सामने खड़ा था हाशिम के भेष में, जिससे वो कभी नहीं जीत सकता था। इसलिए वो चुपचाप एक नज़र उसे देखकर वहां से चला जाता है। पर एक चीज थी जो पीछे छूट गई थी और वो था उसका गुरूर। अहद के कुछ शब्दों में ही उसका वो गुरूर एक पल में तोड़ दिया था जो आज तक ना हाशिम तोड़ पाया था ना लाइबा।